पेपर रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ। यस मैम। देखो हम लोग लास्ट क्लास में जो है कोर रिलेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसमें दो टॉपिक एक साथ होता है हमारा, कोर रिलेशन, और उसके बाद हम लोग रिग्रेशन करेंगे। कोर रिलेशन जो है यहाँ तक किया था हम लोग ने, देखो इसका जो कंसेप्ट है वो पढ़ना। अभी हम लोग कोर रिलेशन का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका जो भी मतलब एक ओवरव्यू ले ही लिया था, ठीक है। इसका हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन है, इसलिए सेट बी में आ जाएंगे, ठीक है। सेट ए हम लोग का थियोरेटिकल होता है नॉर्मली, जो जो भी चैप्टर देख लो, लेकिन वो तभी करेंगे जब सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी में सारा चीज। सेट बी से हम लोग जो भी कोर रिलेशन का क्वेश्चन है वो हम लोग देख के उसको एक बार करके ट्राई करते हैं। सेट बी पहला क्वेश्चन क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर ईच क्वेश्चन। मुझे ठीक है, क्या बोला है देखते हैं कोरिलेशन का है कि नहीं। हाँ बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल। बोल रहा है इफ फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द कोवेरियंस the covariance comma variance of x and variance of y are 40, 16 and 256। covariance है कितना 40, वेरिएंस ऑफ x कितना है 16, वेरिएंस ऑफ y कितना है 256। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो उसका अलग अलग मेथड होता है। एक होता है, देखो हम लोगों ने चार मेथड यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, चार मेथड हमें सीखना पड़ेगा, जिसमें से मैंने तुम लोग को दो ही मेथड सिखाया है, एक स्कैटर डायग्राम और एक है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर स्पेयरमैन का होता है उसमें भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलता है। अब देखो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, लेकिन कौन सा मेथड फॉलो करना है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया है। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग मैम। इसके बारे में हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। क्योंकि देखो हम लोगों ने लास्ट दिन जो एक ही किया था, ठीक है, कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन एक ही किया था, क्योंकि सॉरी कैलकुलेटिव वाला मेथड एक ही किया था, ये भी कैलकुलेटिव है ये भी कैलकुलेटिव है। लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे कि हमें कार्ल पियर्सन ही करने को दिया है। डेटा पे अगर ध्यान दोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या है, कार्ल पियर्सन में आर एक्स वाई जिसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसमें फॉर्मूला होता है कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ठीक है। तो मुझे तो डेटा वैसे ही दिया हुआ है, कोवेरिएंस ऑफ यहाँ पर देखो कोवेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई। अब तुम लोग बोलोगे ये तो एस डी है ये वेरिएंस है, तो देखो हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में ही तो किए हैं कि वेरिएंस जो है उसी से एस डी आ जाता है, एस डी का स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो गिवन डेटा है वो हमारा कौन से फॉर्मूले से करने के लिए रिलेट कर रहा है, जो गिवन डेटा है वो हमको जो है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस पे सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जाम में भी तुम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड से करना है। डेटा के ऊपर देखेंगे, अगर मेथड खुद ब खुद बता दिया है तो बात खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन अगर नहीं बताया है तो फिर खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से मेथड से मुझे करने के लिए बोला है। तो अगर कॉफ के बारे में बताया है, वेरिएंस के बारे में बताया है, तो फिर कार्ल पियर्सन वाला है, ठीक है। क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी करोगे तो समझ जाओगे। लेकिन अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे भी समझ में आ सकता है कि जब मेरा डेटा इस तरीके का है, ये सब डेटा दिया हुआ है, तो फिर मुझे कार्ल पियर्सन
क्वेश्चन नंबर आर एक्स वाई निकालने के लिए बोला है। जो डेटा गिवन है उससे हमें ये निकालना पड़ेगा। आर एक्स वाई का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्यों लिखा है, देखो एस डी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। एस डी का जो डिनोट करने का है वो सिग्मा होता है, ऐसा वाला, ठीक है। ये सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, तो तुम लोग एस डी भी लिख सकते हो, सिग्मा भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो कॉफ जो है वो 40 है, कॉब जो है वो 40 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉब यानी कोवेरिएंस, और सभी दो वेरिएबल्स का है, वो पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया, मतलब कॉब ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। भले ही वो मुझे मतलब कॉब के साथ ना बताया हो, लेकिन वो तो मुझे पहले ही बता दिया ना, दो वेरिएबल्स का कॉब, दो वेरिएबल्स का वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई, इसको मैंने भी से डिनोट किया है, वो है हम लोग का 16, और ये हो गया 256, ठीक है। अब हम लोग इससे आराम से एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग वेरिएंस का मतलब क्या होता है, जब हम लोगों ने एस डी सीखा तभी तो देखा था कि अगर स्क्वायर कर देते एस डी में, हम लोगों ने क्या देखा था, अगर तुम लोग को थोड़ा भी याद आता है तो हम लोगों ने देखा था कि डिस्पर्सन में बेस्ट मेजर्स होता है एस डी, ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था कि हम लोग डेटा का नेगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर कर रहे थे, क्योंकि स्क्वायर कर रहे थे वैल्यू काफी ज्यादा आ रहा था, तो उसको कम करने के लिए हम लोगों ने उसको रूट किया था। तो वेरिएंस में आंसर आ रहा था, वेरिएंस का अगर रूट कर दोगे तो आंसर एस डी का आ जाता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वाले चैप्टर पे पढ़ा हुआ है। तो वेरिएंस अगर 16 है तो एस डी कितना होगा, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस यानी 4, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 256 यानी ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पर सारे डेटा पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। इधर हो गया 44 और 16, 10/16, 0.625, 0.625, ठीक है। तो देखो कौन से ऑप्शन के साथ आंसर मैच हो रहा है, ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बी के साथ, तो ये हो गया आसान है, ठीक है। अब तुम लोगों से पूछेंगे एक एक करके, तुम लोग भी बताओ। एक तो मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया कैसे होगा। अब बोला है इफ कॉफ एक्स कॉमा वाई 15, व्हाट रेस्ट्रिक्शंस शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। बोल रहा है कि ये वाला हम ही बताएंगे, क्योंकि ये वाला तुम लोग भी बता सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा अलग है, तो मुझे बता देना चाहिए। कॉफ एक्स वाई 15 है, क्या रेस्ट्रिक्शन हमें अप्लाई करना चाहिए एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई पे, मतलब वही कार्ल पियर्सन का ही डेटा है। आंसर्स देखो कैसे बोले गए हैं, बोल रहा है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई का वैल्यू कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी मोर देन 15, बोल रहा है कि एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई जो हमारे फॉर्मूले में है वो मोर देन 15 होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई लेस देन 15 होना चाहिए। सम ऑफ, ये ऑप्शन तो हटा ही दो, क्यों, क्योंकि जब हम लोग आर एक्स वाई निकालते हैं तो उस केस में हमारा सम ऑफ एस डी नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ एस डी ही होता है, तो द सम ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी लेस देन 15, ये ऑप्शन तो हम लोग हटा ही देंगे, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले के साथ जाता ही नहीं है। तो हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू वाई ही होता है, प्रोडक्ट होता है। अब आंसर इसका मतलब ए बी या सी में से कोई एक होना चाहिए। अच्छा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें एक डेटा दे दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कॉब एक्स कॉमा वाई अगर हम लोगों का 15 है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, यही पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब इसको तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो हम लोग को पता है कि कॉब और आर एक्स वाई स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई से में क्या मिलता है, आर एक्स वाई, ठीक है। तो आर एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, अब हम लोग को एक चीज पता है कि आर का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, तो देखो -1 लेस देन इक्वल टू आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 होता है, क्या ये चीज हम लोगों ने सीखा था, हाँ सीखा था, देखो मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया, हाँ, +1 से -1 इंक्लूसिव, ये देखो लिखा हुआ है ना। तो ये रेंज का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते, ठीक है। कैसे देंगे,
देखो हम लोग का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, इसका मतलब इसको अगर इंटरप्रेट करोगे तो हम लोग को ये क्या बताया गया है कि आर एक्स वाई का वैल्यू जो है 1+1 या उससे कम होना चाहिए और -1 या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब लास्ट बाउंड्रीज जो है इधर +1 उधर -1, +1 और -1 मतलब ये -1 ये +1, इसके अंदर जो भी डेटा है वो और ये दोनों मिला के होना चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ दिस वन। ठीक है, अच्छा तो अब रेस्ट्रिक्शन का बात हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरा ये आर एक्स वाई का आंसर, इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया, यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई लिख दिया। तो मेरा आर एक्स वाई का आंसर क्या होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स +1 या फिर मैक्स टू मैक्स -1 होना चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स +1 मैक्स टू मैक्स -1 होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, तुम लोग भी आंसर देने का कोशिश करो, दे पाओगे। मेरा अगर ये आर एक्स वाई का वैल्यू मुझे मैक्सिमम +1 या -1 तक ही लाना है तो ये 15 के नीचे कितना आना चाहिए, बोलो। नहीं समझ पाया। More than 15. अच्छा, मोर देन 15 अगर 15 से आता ज्यादा। है, 15 से ज्यादा, लेकिन 15 आएगा तो भी क्या प्रॉब्लम है, ये सोच के 15 बताओ। 15 भी हो सकता है, नहीं, 15 भी हो सकता 15 या 15 के ज्यादा। हाँ देखो, अगर हम यहाँ 15 लिख देते हैं, हम 3 अलग डेटा लेके दिखाते हैं। जैसे हम अगर 15 लिखते मेरा 1 आया तो ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि हम लोगों का ये जो मतलब आर एक्स वाई का वैल्यू है वो 1 हमारा बन सकता है। ठीक है, +1 तक ही जा सकता है। अच्छा, अगर हम ये मेरा 15 तो फिक्स्ड है, अब हम थोड़ा सा 15 से ज्यादा डेटा लेते हैं। कितना ले, कुछ भी ले सकते हो, 16 ले लो, 17 18 19 20 कुछ भी ले लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20 ले लें, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, मोर देन 15 एक बार लो। ठीक है, और लेस देन भी करके दिखा देंगे। तो कितना आ गया, 0.75। क्या आर एक्स वाई का वैल्यू 0.75 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये रेंज देख के बताओ। हो सकता है। हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आर एक्स वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, ये तो लेस देन इक्वल टू 1 है। अच्छा चलो, अगर हम यहाँ पर ऐसा लिख देते, ये मोर देन 15 किया, अब लेस देन 15 करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया 40, ठीक है, एक ही डिजिट कम किया, 15/14, देखो कितना आ जाता है, यहाँ पर आ गया मेरा 1.071। क्या आर एक्स वाई का वैल्यू ऐसा कुछ हो सकता है, रेंज देख के बताओ। नहीं। नहीं, मोर देन 1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बोलो, मैं अगर हम यहाँ पर -15 दे और यहाँ -1 आए तो क्या ये चलेगा। यस। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम बता रहे हैं। क्योंकि मुझे एक चीज बताओ, क्या नीचे का डेटा माइनस में आ सकता है, आएगा नीचे का डेटा माइनस, क्योंकि एसडी है तो एसडी का आंसर माइनस होता है, डिस्पर्सन। नो। नहीं, तो फिर आर एक्स वाई का वैल्यू माइनस में तो आता है, क्यों आएगा, आर एक्स वाई का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, ये तो मुझे रेंज ही बता रहा है। लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, माइनस हो सकता है, लेकिन कौन सी कंडीशन पे माइनस होगा, बोलो कौन से कंडीशन पे होगा। नीचे हम माइनस नहीं कर सकते हैं तो फिर भी ये माइनस में आंसर कब आ सकता है, थोड़ा सा सोचो, बता सकते हैं। ये तो डिनोमिनेटर में रेस्ट्रिक्शन लग गया, नीचे माइनस नहीं आ जब सकता। कोवेरियंस माइनस होगा। हाँ ये वाला, अगर न्यूमरेटर ऊपर मेरा माइनस आता है तो ही ना ये माइनस पे आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि एसडी जो है ना वो मेरा माइनस में नहीं आता है, एसडी का आंसर मेरा पॉजिटिव ही आता है। क्यों, देखो सोचो तुम लोग खुद ही, एसडी तो रूट करके आता है ना, अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू कभी सॉल्व ही नहीं होता है, और हम लोगों ने पढ़ा भी है डिस्पर्सन तो नेगेटिव में जाता नहीं है। तो यहाँ पर जो नीचे जो वैल्यू है वो कभी भी माइनस में नहीं होगा। फिर आर एक्स वाई कैसे माइनस हो सकता है, अगर मेरा कॉफ का वैल्यू बाई चांस माइनस है तो माइनस हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन देखें तो रेस्ट्रिक्शन क्या बना, ये ऑप्शन में से तुम लोग अब बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। नो रेस्ट्रिक्शन, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15, ये तो होगा नहीं। बोलो कौन सा सही। बी। P, the product of standard deviation should be more than
15 यही करेक्ट होगा, ठीक है, सही बात है, ये वाला करेक्ट होगा। द प्रोडक्ट, ये देखो अगर 50 से ज्यादा हुआ तभी ना मेरा रेंज के अंदर आएगा, 50 से ज्यादा होना चाहिए, 15 होने से भी होगा तो फिर आंसर में ऐसा भी लिखा हुआ होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15 और इक्वल टू 15। अगर ऐसे लिखा हुआ रहे तो भी सही है कि गलत है, ये बताओ। अगर मान लो इसमें ये एड ऑन था तो फिर सही ये है। सही है, तब भी हम लोग बी ही आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा नहीं है वो चीज, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर ये भी ऐड ऑन होता तो भी तो बात सही था ना। तो अब इसमें से मुझे सही वाला आंसर ढूंढना है, तो इसमें से सही वाला मेरा ऑप्शन बी ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा मोर देन 15 होने से जो है रेस्ट्रिक्शन वो लगाने से मेरा कॉफ का जो भी मतलब RXY का जो भी फीचर्स है वो सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। तो ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इसके आगे भी और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन जो है काफी मतलब सोचने वाला है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, हो गया, इस तरीके का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, सिंपल ये चीज याद रखना है। अगर ये नहीं याद होगा तो फिर हम लोग इस पे सेट नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से होगा। लेकिन नीचे माइनस हम लोग नहीं देंगे क्योंकि एसडी का आंसर माइनस नहीं आता है, नहीं तो अगर हम लोग इधर माइनस कर देंगे ना तो फिर जो है लॉजिक गलत हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है इफ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20, बोल रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच का कॉफ जो है वो 20 है, ठीक है। तो दो वेरिएबल क्या मानेंगे, नॉर्मली एक्स वाई मानते, कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन नॉर्मली तो एक्स वाई ही माना जाता है। फिर यहाँ पर बोला है एंड द वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल इज 16, एक वेरिएबल का वेरिएंस जो है 16 है, व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएबल, ठीक है। तो पहला वेरिएबल मान लेते हैं कि ये जो वेरिएंस है, ठीक है, मतलब फिर ये तो मैंने सिग्मा लिख दिया, हम ऐसे लिखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, मान लेते हैं कि एक्स का, क्योंकि यहाँ मुझे बोला नहीं पहला दूसरा, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, वो मेरा 16 है। मुझे यहाँ पर पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ वाई जो है वो हम लोग का कितना होगा, ये फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। अच्छा तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखो ट्राई करके देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पर लिखते हैं आर एक्स वाई हो जाएगा cos x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तुम लोग चाहो तो एसडी भी लिख सकते। आर एक्स वाई इक्वल 20, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना होगा, अगर वेरिएंस इतना है तो एसडी हो जाएगा उसका रूट यानी कि 4, ठीक है। तो ये मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y कर दिया। अच्छा अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोगों का दो अननोन डेटा है, ये भी मेरे पास अननोन है, ये भी अननोन है। अगर ये पता चल जाता तो इसका स्क्वायर करके हम आंसर निकाल लेते जो मुझे पूछा गया था, वेरिएंस आ जाता। लेकिन यहाँ पर मेरे पास तो दो अननोन फिगर है, तो फिर हम उसका कैलकुलेशंस कैसे करें, ठीक है। तो देखो इसमें भी हमें फिर से वो दूसरा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैंने थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लिया, 4 5 20 कर दिया, 5 बाई स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन। अब देखो हम लोग को एक चीज का पता है कि आर एक्स वाई जो है वो कैसे होता है, आर एक्स वाई जो है उसका रेंज ऐसे होता है, लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल कैसे लिखते हैं, -1, ये आगे लिखना चाहिए, ठीक है, -1 इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मेरा ये पॉजिटिव है, देखो अगर मेरा 5 पॉजिटिव है तो आर एक्स वाई का आंसर मेरा पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि नीचे जो है मेरा ये जो डेटा है ये नेगेटिव वाला नहीं होता है। अगर नीचे नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा तो आर एक्स वाई का आंसर जो भी आए वो मेरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम कितना जाता है, 1 तक, ठीक है, पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम 1 तक जाता है, नेगेटिव साइड में भी मैक्सिमम -1 जाता है। हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव को लेके ही काम करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ऊपर का मतलब कॉप का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ही आर एक्स वाई नेगेटिव आ सकता है, अदरवाइज वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब हम लोग इससे ये वाला पार्ट को हटा देते हैं, हमारे काम का सिर्फ इतना बचा, आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये बचा, ठीक है। तो अब इससे हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, हम लोग को पता है कि आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब आर एक्स वाई का एक वैल्यू हम लोग के पास निकल के आया है 5 बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई और लेस देन इक्वल टू 1। मैंने क्या कर दिया, पुट किया है
आर एक्स वाई इक्वल 5 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, तुम लोग अगर आंसर्स ऑप्शंस देखोगे तो वहां देखो आंसर कुछ इस तरीके से बोला हुआ, वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल मोर देन 10, मोर देन 1.25, लेस देन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25, इस तरीके से लिखा हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि निकलेगा नहीं एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए दो अननोन फिगर पे कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, दो अननोन फिगर पे एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाले, नहीं निकाल सकते। और ना ही तो ऐसा कोई डेटा दिया हुआ है जिससे किसी एक अननोन वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि अगर आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 है तो आर एक्स वाई का वैल्यू ये हो गया। अब हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर आंसर हो गया 25 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर बाई लेस देन इक्वल 1, ठीक है। ये हो गया, देखो 5 का स्क्वायर 25 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर बाई, ये हो गया, ये यहाँ पर ऐसे। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कितना आ जाएगा, 25 लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर बाई, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग, ये जो है इसको हम लोग अगर लैंग्वेज में लिखे, ये होता है वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई। तो हमें वही पूछा था कि वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल, जिसको मैंने वाई मान रखा था, वेरिएंस ऑफ वाई निकल के आ गया। तो मेरा आंसर क्या हुआ, वेरिएंस ऑफ 25 लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई, या फिर इसको रिवर्सली ऐसे बोल सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल 25, ठीक है। वेरिएंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल 25, देखो हम लोग का ये वाले ऑप्शंस के साथ मैच हो गया। तो तुम लोग बोलोगे यहाँ तो ए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ का स्क्वायर है, तो ठीक है, वेरिएंस का मतलब ही तो एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर ही तो होता है, तो इसकी जगह ये लिख लो, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। वेरिएंस का मतलब ही तो एस डी का स्क्वायर होता है, तो ये ऑप्शन हमारे ए के साथ मैच हुआ। तो देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले जैसे दिया हुआ था उसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने लगे। फिर हमें निकालना था वेरिएंस ऑफ वाई, तो एस डी ऑफ वाई से वेरिएंस निकाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ये भी अननोन फिगर, ये भी अननोन फिगर, कैसे निकाले। तो फिर से हम लोगों ने आर एक्स वाई का रेंज का यूज किया। अब यहाँ देख के पता चल रहा है आर एक्स वाई का आंसर कुछ भी क्यों ना हो वो पॉजिटिव साइड में जाएगा। तो पॉजिटिव का मतलब आर एक्स वाई जो है लेस देन इक्वल टू 1, ये फिगर को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फिर आर एक्स वाई का यहाँ पर जो वैल्यू है उसको मैंने पुट कर दिया, दोनों साइड मैं स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद 25 स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, इधर 25 रह गया, इधर ये डेटा आ गया। फिर इसको हम लोग लैंग्वेज में बोल सकते हैं वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। और इसको जब मैंने रिवर्स कर दिया तो वेरिएंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल 25 हो गया, तो एस डी स्क्वायर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो गया। ये मुझे दिया हुआ था ऑप्शन में, ऑप्शन के साथ मैच करने के लिए मैंने वेरिएंस को एस डी स्क्वायर वाई, ये भी वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर मतलब ही वेरिएंस होता है, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए आंसर हो जाए। अच्छा, अब देखो फोर्थ नंबर, यहाँ पर बोला है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। हम लोग को ये बताना है कि r x y कितना हो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, ये हम लोग को बताना है। तो तुम लोग यहाँ से देख के बता सकते हो कौन सा आंसर होगा, ये तो जस्ट देख के ही बताना है कौन सा आंसर होगा। बोलो कौन सा आंसर होगा। थोड़ा जान दो। अरे ये बोल सकते हो तुम लोग, ऑप्शंस देखो ना क्या क्या है। y इक्वल a प्लस बी एक्स, कहाँ से आंसर दे सकोगे, लास्ट दिन जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया तो वहां पर जाओ, वहां लिखा हुआ है ये वाला चीज, देख के मुझे बताओ क्या हो। तब तक हम इस जैम बोर्ड को रेडी करते हैं लिखने के। एक बार जाओ पेज पलटो अपने कॉपी का, मिलेगा। देखो यहाँ पर बोला है y इक्वल a प्लस बी एक्स, अगर ऐसा मेरा कोई स्ट्रेट लाइन है तो देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, अगर y इक्वल a प्लस बी एक्स है
तो b ग्रेटर देन 0 हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा किसका आंसर, आर एक्स वाई का, और अगर b लेस देन 0 हुआ तो परफेक्ट नेगेटिव होगा। ये स्लोप यानी b के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लास्ट दिन ये कंप्लीटली लिखवाया था, ठीक है, तो इसी को देख के ही तुम लोग को बताना था। तो यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड y क्या होगा, अब बोलो, दिखा दिया, तुम लोग खुद तो नहीं देख रहे हो तो मैंने ही दिखा दिया, तो मुझे आंसर बताओ क्या होगा। E होगा। सी, ठीक है, सी होगा 1 और -1 अकॉर्डिंग टू b ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर लिखो आर एक्स वाई इक्वल 1 +1 और -1 होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू b ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0 के ऊपर डिपेंड। सी ऑप्शन में फिफ्थ नंबर में देखो क्या बोला है, इफ r इक्वल 0.6 देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन, अच्छा ये तो हम लोग का कॉन्करेंट डेविएशन का है, मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक तो वो नहीं बता पाएंगे, मतलब तुम लोग नहीं बता पाओगे। 6 देखो, इफ u plus 5x इक्वल 6, 3y minus 7b 20 and the correlation coefficient between x and y 0.58, then what would be the correlation coefficient between u and c। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को एक बार लिख कर देखो, हमें यहाँ पर गिवन है आर एक्स वाई का वैल्यू 0.58, इसके अलावा गिवन है कि u plus 5x इक्वल 6 और एक डेटा गिवन है 3u minus 7v इक्वल 20, ऐसा दिया हुआ है। देख लेते हैं मैंने सही लिखा कि नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा, और बोला है कि व्हाट वुड बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v, मतलब हम लोग को पूछा क्या है, बोलो आर यू वी कितना हो, ये पूछा, ठीक है। आर एक्स वाई दिया हुआ है, आर यू वी कितना होगा। अच्छा, तो आर एक्स वाई की जगह आर यू वी, मतलब यहाँ पर चेंजेस कैसा है, एक्स जो है वो चेंज हुआ है कितने पे, यू पे, और वाई जो है वो चेंज होके क्या हुआ है, भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्स चेंज हुआ है, यू हो गया है, वाई चेंज होके भी हो गया, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करके देना है आर यू वी कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पे हम लोगों ने लास्ट दिन 4 क्वेश्चन करके ही कंप्लीट किया था। अगर तुम लोग लास्ट दिन का देखोगे ना, तो हम दिखाते हैं, लास्ट दिन हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया था। ये देखो, ये वाला कैसे करके निकालते हैं, एक्स अगर यू में चेंज हुआ, वाई अगर बी में हुआ, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग का बाकी जो 2 चेंजेस इक्वेशन है उसमें चेंज ऑफ स्केल कितना है। अगर दोनों सेम साइन का है तो आर एक्स वाई का आंसर ही आर यू वी होगा, और अगर डिफरेंट साइन है, एक प्लस एक माइनस, तो फिर हम लोग का आंसर मतलब जो डेटा है, जो वैल्यू है वो तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ साइन में इंपैक्ट आएगा। यही लास्ट दिन हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जो चेंज होता है वो इधर रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग का एक्स चेंज होके यू हुआ है, मतलब यू कैसे बना है, यू कुछ ऐसे बना है, 6 - 5x करके यू बना है। अब इसको हम y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में अरेंज करेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि क्या चेंजेस हुआ है। a प्लस बी एक्स, ये a हो गया प्लस b और ये हो गया x, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो -5 है ये हम लोग का b है, ठीक है, -5 जो है ये हम लोग का b है। अच्छा, इसमें चेंज क्या हुआ है, y चेंज होके v हुआ है, तो मुझे v को इधर रखना पड़ेगा, -7v इक्वल टू 20 - 3y, ठीक है। अच्छा, अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय -7 और 3y डिवाइडेड बाय -7। अच्छा, इसको भी मुझे क्या करना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में सजाना है, तो मैंने इसको ऐसे करके y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, तो यहाँ अंदर क्या डेटा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा b का आंसर क्या हो गया, ये वाला, तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, मतलब यहाँ पर b का साइन नेगेटिव, यहाँ पर b का साइन पॉजिटिव, तो क्या हो गया, डिफरेंट साइन। अगर मेरा साइन डिफरेंट है, ठीक है, अगर मेरा साइन डिफरेंट है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा साइन डिफरेंट है तो आर एक्स वाई का आंसर जो है वही मेरा आर यू भी होगा, लेकिन उसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आर एक्स वाई का मेरा आंसर 0.58 है, ये भी 0.58 होगा, लेकिन इसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन मेरा दोनों का अलग अलग था, बस यही बताना है, साइन डिफरेंट। यही तो 4 क्वेश्चन करके हम लोगों ने लास्ट दिन का क्लास कंप्लीट किया था, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा -0.58 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी।
अच्छा, अब देखते हैं 6th नंबर का क्वेश्चन। 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बोला है। If u plus 5x 6 and 3y minus 7b 20 and the correlation coefficient between x and y is 0.58, सॉरी यही वाला किया था, अरे नंबर गलत बना दिया, नहीं ये 5 नंबर भी ऐसा ही था। अच्छा, वो 5, ठीक है ठीक है, ये 6th नंबर है, मैंने 5 लिख दिया है, लेकिन ये तो था मेरा 6th नंबर ना, 5 कॉन्करेंट डेविएशन का, 5 स्किप किया गया, ठीक है। 4 के बाद 6, अब ये 7 आएगा, इसलिए कंफ्यूजन। 7th नंबर पे देखो, if the relation between x and u is 3x plus 4u plus 7 and the correlation coefficient between x and y is minus 0.6, then what is the correlation coefficient between u and y, ये हमें पूछा है। तो देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी बेटर है, पहले वाले क्वेश्चन से भी थोड़ा स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर हम लोग को एक आर एक्स वाई दे रखा है, ठीक है। देखो आर एक्स वाई कितना दे रखा है, क्वेश्चन में हमें बता रखा है 0 पॉइंट, ये देखो एक्स एंड वाई कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब ही आर एक्स वाई होता है, लास्ट दिन ही पढ़ा हम लोगों ने, माइनस 0.6 है, ठीक है, 6.8 नहीं 6 है। फिर बोल रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड वाई निकालो, ठीक है, हम लोग को यू और वाई के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के देना है। और एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू कैसा है, 3x प्लस 4u प्लस 7 0, 3x प्लस 4u प्लस 7 0। सबसे पहले हम लोग को चेक करना चाहिए कि चेंजेस कैसा हुआ है, x के जगह पे u आया है तो x चेंज हुआ है u पे, और y के जगह पे y है तो y अनचेंज्ड है, यहाँ पर लिख देते हैं नो चेंज, ठीक है। y का कोई चेंज नहीं हुआ है, तो चेंज किस चीज का हुआ है, x u में चेंज हुआ है, तो u कैसे बना होगा, तो u को इधर रखो, बाकी डेटा उधर रखो, 7 माइनस 3x, ठीक है, तो u इक्वल टू कितना, 7/4 माइनस 3/4 इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन को हमें कैसे अरेंज करना है, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन का करते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये मेरा हो गया a प्लस बी एक्स, तो ये प्लस माइनस 3/4 इंटू एक्स, तो ये मेरा हो गया b, ठीक है। लेकिन मुझे तो दो b चाहिए, दो इक्वेशन का दो b चाहिए, लेकिन एक इक्वेशन तो मेरा बोल रहा है अनचेंज है, y है, तो फिर हम लोग इसको कैसे दिखाए, तो y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1 इंटू वाई, ये तो लिख ही सकते हैं ना कि y को चेंज नहीं किया है, मतलब उसमें कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई किया है, 1 इंटू वाई किया है, तो भी वो अनचेंज रहेगा। तो इसी को y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाले इक्वेशन में अगर देखते हो, a प्लस बी एक्स से कंपेयर करते हो, जैसे कि इसको किया, सेम तरीके से अगर इसको करते हैं, तो a मेरा 0 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस a प्लस बी एक्स, बी हो गया ये, ठीक है, और x हम लोग का यहाँ पर ये y ही रह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स कुछ ऐसे देखने में लगेगा, तो ये मेरा b हो गया, ठीक है, ये मेरा चेंज ऑफ स्केल यानी कि b हो गया, ठीक है। तो ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट साइन, अगर डिफरेंट साइन है दोनों में, ठीक है, तो हम लोग का आर, ये वाला कितना होगा, आर यू वाई कितना होगा, तो आर एक्स वाई इक्वल टू माइनस आर यू वाई होना चाहिए, ठीक है। तो आर एक्स वाई का वैल्यू कितना है, माइनस 0.6, ठीक है, ये माइनस 0.6 है, ये चेंज कैसे हो जाएगा, इस तरीके से 0.6 जो है वो माइनस में है, लेकिन क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो फिर इसका साइन में और भी माइनस लगेगा, माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस 0.6। ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था ना कि प्रॉपर्टीज में, कि स्केल चेंज में इंपैक्टफुल होता है, स्केल और जो ओरिजिन है किसी में भी इंपैक्ट नहीं होता है, सिर्फ साइन का इंपैक्ट आता है, अगर दोनों स्केल चेंज डिफरेंट साइन के, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो फिर आर एक्स वाई का आंसर और आर यू y का आंसर वैल्यू के अकॉर्डिंग वही 0.6 रहेगा, लेकिन मुझे माइनस 0.6 लिखना है कि प्लस, अगर ये डिफरेंट साइन है तो इसका जो साइन है वो बदल जाएगा, तो ये माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर, 7th नंबर का आंसर है हम लोग का ऑप्शन सी। अच्छा 8th नंबर का देखो, 8th नंबर में क्या बोला है, 8th नंबर में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा
दिस वन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93। बोल रहा है इस जो गिवन डेटा है इसको सॉल्व करके इनका RXY आ रखा है 0.93। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन U एंड V एज गिवन बिलो, मतलब RUV हमें निकाल के देना है, RUV हमें निकाल के देना है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो UV के बीच का कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन की है। RXY का डेटा है 0.93, RUV जो है ये कितना होगा, ठीक है। तो X चेंज टू U एंड Y चेंज टू V, ये बना हुआ है, ठीक है। अब चेंजेस कैसे हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो नॉर्मली हमें इक्वेशन दिया हुआ रहता है, अभी ना इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। अगर X चेंज टू U है जो कि अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और Y चेंज टू V है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, मतलब 2 क्या करने पे -3, 3 क्या करने पे -2, 5 क्या करने पे 0, 4 क्या करने से -1 और 7 क्या करने से 2 हो जाएगा। लेकिन जो भी ऑपरेशंस होगा वो एक ही जैसा होगा, मतलब 2 में कुछ भी ऐड लेस माइनस जो है डिवाइड करने पे अगर -3 आ रहा है, सेम वही उतना ही डेटा यहाँ पर भी ऐड लेस माइनस जो भी हो रहा है वो करने पे -2 आना चाहिए। तो तुम लोग बताओ मुझे कि ये जो डेटा है ये इस वैल्यू पे चेंज कैसे होगा। तो नॉर्मली तुम लोग को चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों में से कुछ एक चेक करना चाहिए कि कैसे करके हुआ है। तो तुम लोग बताओ ऐसा कौन सा डेटा है जिसको ऐड लेस डिवाइड या माइनस करने पे 2 ट्रांसफर टू -3, 3 ट्रांसफर टू -2, 5 ट्रांसफर टू 0, 4 ट्रांसफर टू -1 एंड 7 ट्रांसफर टू 2 हो सकता है, बताओ। मैम 5 माइनस करेंगे। हाँ 5 माइनस करेंगे, 2 - 5, 3 - 5, 5 - 5, 4 - 5, 7 - 5। तो 2 - 5 -3, 3 - 5 -2, 5 - 5 0, 4 - 5 -1, 7 - 5 2 हो गया। मतलब इस चीज को अगर हम इक्वेशन में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, u मेरा कैसे बना है, u मेरा कुछ इस तरीके से बना है x - 5 करके। देखो u कैसे बना है x - 5 करके। नॉर्मली हमें ये वाला डेटा हर एक क्वेश्चन में गिवन होता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन इसमें हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है कि मुझे इक्वेशन को ही फाइंड आउट करना है कि कैसे बना। तो u कैसे चेंज हुआ, x के वैल्यू से -5 करके। देखो वही हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, मतलब हम लोगों को u का चेंज पता चल गया, तो उस चीज को हम लोग एक बार यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो u बन जाता है मेरा x - 5 करके। सेम तरीके से तुम लोग को सोच के मुझे ये भी बताना है कि ये y v में कैसे ट्रांसफर हो गया, मतलब v इक्वल y के साथ क्या ऐसा करे कि ये हम लोग का ये हो जाए, ठीक है। ये सोच के बताना है। 4 - 4 कैसे होगा, 6 जो है -2 कैसे होगा, ये तुम लोग को बताना। हम x - 8 v x equal to x minus x नहीं y -8 होगा, y -8, yes sorry y -8 -8, हाँ। तो 4 - 8 -4, 6 - 8 -2, 7 - 8 -1, सही बात। 8 - 8 0, 10 - 8 10 - 8 हो गया 2, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का भी कैसे आया हुआ है, भी का जो इक्वेशन बना है वो y - 8 करके बना है। मतलब दोनों में अगर देखो तो ओरिजिन चेंज किया है, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब होता है ओरिजिन चेंज, ओरिजिनल डेटा पे माइनस किया गया है, तो ये ओरिजिन चेंज है, ठीक है। इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन चेंज। अच्छा, अब क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, क्वेश्चन मुझे पूछा है कि बताओ RUV कितना होगा। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको अगर तुम लोग y = a + bx के फॉर्मेट में लेके जाते हो तो दोनों ही केस में मुझे ये बताओ कि हम लोग का b का वैल्यू कितना है। y = x - 5 में b का वैल्यू कितना है, और जो v = y - 8 है इसमें b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है। कंपेयर करो तभी तो होगा। +1 हाँ इसमें +1 है, ठीक है। ये वाला ये देखो प्लस मैम है, उसमें भी और +1 हाँ इसमें भी मेरा क्या है +1 है, ठीक है। तो सेम साइन, तो अगर सेम साइन है तो RXY अगर मेरा 0.9, 0.93 होगा।
हाँ बस यही रहेगा, जो आंसर है वही रहेगा, बिकॉज सेम साइन, तो मेरा आर एक्स वाई और आर यू भी सेम होगा। और वैसे भी देखो, अगर हम ये चेक नहीं भी करते तो हम बोल सकते थे कि आंसर मेरा यही होगा। कैसे बोलो तो, क्योंकि ओरिजिन चेंज पे तो कोई इम्पैक्ट आता ही नहीं है, ठीक है। ओरिजिन चेंज सिर्फ हुआ है ना, स्केल चेंज तो हुआ ही नहीं, ठीक है। चलो हम लोग फिर भी वैसे भी चेक कर लेंगे, ठीक है, हम लोग वैसे भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ओरिजिन स्केल किसी पे भी तो इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ साइन का इम्पैक्ट जो है वो हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ठीक है। तो देख लिया, देख ही लो, ठीक है, देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कर दोगे, देख लो, देखने से ही पता चल जाए। ये ऑप्शंस कितना नंबर है, देखो 8 का ऑप्शंस हो गया हम लोग का आंसर बी। आंसर 9th नंबर पे चलिए। 9th नंबर में क्या बोला है, रेफरिंग द डेटा प्रेजेंटेड इन क्वेश्चन नंबर 8, मतलब ये वाला डेटा बोल रहा है, ठीक है, ये यहाँ से नीचे का नहीं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है रेफरिंग टू द डेटा प्रेजेंटेड इन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वुड बी द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी। तो ये कैसे यू बना और ये कैसे भी बना, पहले पता करेंगे तभी ना आर यू वी निकालेंगे। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें आर यू वी निकालना है, लेकिन पहले चेंजेस का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि हमें बाकी क्वेश्चन में दिए हुए थे। जैसे 8th में हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वैसे 9th में भी करेंगे, ठीक है। तो 9th वाला भी क्वेश्चन एज इट इज है, तुम लोग का प्रैक्टिस ही होगा, एक बार देख लो। मेरा आंसर तो वही 9.3 ही है, क्योंकि सॉरी आंसर बोल रहे हैं आर एक्स वाई का वैल्यू 9.3, क्योंकि सेम क्वेश्चन से हमें सॉल्व करके देना है, हम लोग को आर यू भी निकाल के बताना है कितना होगा। लेकिन उसके पहले इक्वेशन बना के मुझे बताओ कि फिर ये एक्स में ऐसा क्या किया गया कि यू ऐसे बन गया। तो बताओ कैसे होगा, यू इक्वल क्या किया गया हो। हमेशा माइनस ही होगा ऐसा थोड़ी ना जरूरी है, ओरिजिन स्केल सभी हो सकता है, इनटू, डिवाइड या प्लस या माइनस, यही तो होगा। तो देखो कुछ तो एक होगा जिससे ये बन इंटू जाए। 5। इंटू 5, ठीक है। एक्स में 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसमें 5 मल्टीप्लाई करो 10, इसमें 5 करो 15, इसमें 5 करो 25, इसमें 5 करो 20, इसमें 7 इंटू 5 करो 35, ठीक है। तो हर जगह पे हम लोग का 5 मल्टीप्लाई करने से हो रहा है, मतलब यू कैसे हम लोगों का जो है चेंज हुआ है एक्स इंटू 5 करके, मतलब इक्वेशन ऐसे बन रहा है यू इक्वल 5x, ये बन रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन बन रहा है। और दूसरा वाला भी देखना पड़ेगा, तो ये देखो ये x से u बन गया। अब इसी तरीके से तुम लोग बताओ y कैसे v बना। इंटू -6। हाँ इंटू -6 इंटू वाई करने से ये आंसर हो जाएगा। ये देखो 4 में -6 लगाओ -24, 6 में -6 लगाओ -36, 7 में -6 -42, 8 में -6, 10 में -6। ज्यादा मुश्किल वाला नहीं रहता है, कुछ भी एक डेटा एडलेस वाला ही रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन में आसान सा ही देता है। तो v इक्वल टू क्या हो गया -6 इंटू वाई, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें स्केल चेंज जो है, इसका स्केल चेंज क्या है, यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर ऐसे आर यू अरेंज वी करते इक्वल हैं, टू -0.93। हाँ आर यू वी इक्वल टू -0.93, ठीक है, आंसर सही हुआ है। तो अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का a 0 है, b कितना हो गया, b हम लोग का हो गया +5, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का b +5 हो गया। अच्छा इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो y इक्वल टू a + bx, a मेरा 0 है, यहाँ पर x की जगह y है, ठीक है, तो ये b मेरा कितना आ जाएगा -6, ठीक है। अब क्योंकि डिफरेंट साइन है, दोनों में डिफरेंट साइन है, तो मेरा आंसर फिर क्या होगा, जो आर एक्स वाई का आंसर है वही मेरा आर यू वी का भी आंसर होता है, लेकिन ऑपोजिट साइन होने पे माइनस आ जाएगा अगर प्लस था तो, और अगर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब मेरा ये आंसर 0.93 तो पक्का ये होने ही वाला है, इसका तो मुझे कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, लेकिन क्या साइन वही रहेगा, वो डिपेंड करता है कि मेरा ये जो बी निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव है कि वो दोनों डिफरेंट है, इक्वेशंस में डिफरेंट साइन है
है कि सेम साइन है, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर -0.93 हो जाएगा। तो ये वाले टॉपिक में ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कितना सारा क्वेश्चन हुआ देखो, तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा ना इस तरीके का, काफी पॉपुलर है, ऐसा हमें पूछ लेता है। अच्छा, अब 10th नंबर का जो है ये रैंक वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्पेयरमैन वाला है। 11th भी रैंक वाला है, 12th भी रैंक कोरिलेशन है, अभी तक सिखाया नहीं मैंने। 13 कॉन्करेंट डेविएशन का है, 14 भी कॉन्करेंट डेविएशन का है। हम लोग 15 वाला करते हैं। ये देखो पियर्सन वाला बोल रखा है जो हम लोगों ने सीखा हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मतलब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करके बताने के लिए बोला है, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो उसके लिए तुम लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन देखो ना, ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में दिया है, लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को तो कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगता है, फिर ये एमसीक्यू में क्यों दिया है, कुछ तो रीजन होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम तुम लोग को ना फॉर्मूला दिखाते, देखो इसका फॉर्मूला क्या था, नहीं तो तुम लोग को कैसे समझ में आएगा क्या डेटा लगाना है। ये देखो ये फॉर्मूला, ये वाला, ये देखो समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन। ऐसा क्वेश्चन एक हम लोगों ने किया था जिसपे हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ था, और जैसा क्वेश्चन अभी गिवन है वैसा भी मैंने तुम लोग को एक करके बताया था। डेटा गिवन है तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो भी चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी हमें चाहिए इंफॉर्मेशन वो लिख लेंगे, फिर यहाँ पर टेबल बना के उसे जो है परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पर देखो हम पहले टेबल जो है वो बनाते हैं, यहाँ होगा नहीं, चलो नेक्स्ट पेज में करना है। 15th नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग को करना है। तो यहाँ पर देखो x का डेटा दिया हुआ है -5 -4 एक, सॉरी यहाँ पर -5 -4 -3 -2 -1 इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। y का भी एक बार लिख लेते हैं। y का आंसर है 27 18, आंसर बोले सॉरी, 27 18 11। अच्छा, फिर उसके बाद 6 3 2 3 6 11 6 3 2 3 6 11। अच्छा, 6 3 2 3 6 11 18 और 27, 18 और 27, ठीक है। इससे हम लोग को बोला है आर एक्स वाई निकालो। अब हम यहाँ पर पहले लिखते हैं आर एक्स वाई। आर एक्स वाई का फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, याद करना पड़ेगा अगर अभी तक नहीं किए हो तो। ये तो याद रहता है, लेकिन जब मुझे पूरा निकालने के लिए बोले तब मुझे याद रखना पड़ेगा कॉब एक्स वाई कैसे आता है। इसका मैंने लास्ट दिन इंटरप्रिटेशन करके बताया था, याद रख सकते हो, वैसे करके आसानी से याद हो जाए। स्टैंडर्ड सॉरी summation of x by n into summation of y by n divided by SD of x का होता है इस तरीके से, summation of x का स्क्वायर डिवाइडेड by n माइनस summation of x by n होल स्क्वायर into रूट ओवर ऑफ summation of y स्क्वायर by n माइनस summation of y by n का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को कॉलम वाइज अगर देखें, एक तो मुझे एक्स वाई चाहिए, दूसरा मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए और वाई का स्क्वायर चाहिए, और क्या चाहिए, एक्स का टोटल वाई का टोटल। पहले एक्स का टोटल करते हैं, तो एक्स का टोटल कितना होगा ओरली ही कर सकते हो, मुझे बता सकते हो एक्स का टोटल कितना होगा, ये देख के, ये बिना कैलकुलेट किए बता सकते हो कितना होगा। अरे इधर मैम 0 वन होगा। 0 होगा, इधर 1 से लेके 5 पॉजिटिव, इधर 1 से लेके -5 नेगेटिव, 0। तो अगर हम लोग आर एक्स वाई में ये वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ 0/n आ गया, यहाँ पर देखना पड़ेगा। अच्छा, n भी मुझे पता होगा, n भी मुझे पता होगा, n काउंट करो, इधर हो गया 5, इधर 5 5 10 और 1 11, 11 डेटा होगा, ठीक है, 11। अच्छा, समेशन y, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, और एक्स वाई निकालते हैं। एक बार एक्स वाई निकाल के देखे कितना आंसर आता है, तो फिर तुम लोग को पता चलेगा क्यों ये एमसीक्यू में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स वाई निकालेंगे तो -5 इंटू 27 कितना होगा, चेक करके देखना पड़ेगा। 27 इंटू 5
-135, ठीक है। 18 इंटू 4 -70 -33 -12 -3, ये हो गया 0 3 12, ठीक है। फिर ये 11 इंटू 3 33, 4 इंटू 18, ठीक है। ये देखो इधर भी 4 इंटू 18 था 72, 5 इंटू 27 5 इंटू -135। तो मुझे एक चीज बताओ, समेशन एक्स वाई कितना है? समेशन एक्स वाई कितना आएगा? লাস্ট এরটা শুধু 135 হবে না? हाँ हाँ last में। वो गलती से मैंने माइनस लिखा है, ठीक है, तुम लोग उसको प्लस ही लिखो, माइनस तो होगा ही। हाँ बोलो, एक्स वाई का टोटल कितना आएगा? अगर ये सबको टोटल करोगे तो ये भी ओरली बता सकते हो, करने का क्या चाहिए? बोलो कितना हो गया? ये 0। 3 3 0, ये 3 3 कैंसिल, ये 12 12 कैंसिल, ये 33 33, ये 72 72, ये 135 135 कैंसिल। सेम डेटा है पॉजिटिव नेगेटिव को लेके, तो यहाँ पर 0। अब अगर मेरा ये वैल्यू 0 है और ये 11 है, यहाँ पर मेरा समेशन वाई कुछ भी क्यों ना आए, क्या मेरा जो न्यूमरेटर है वो पूरा 0 हो जाएगा या नहीं होगा? मुझे ये बता सकते हो? क्या मेरा बात समझ में नहीं आ रहा? हम ये बोल रहे हैं अगर मेरा ये 0/11 है, माइनस 0/11 इंटू, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम आगे इसको सॉल्व ना करें तो तुम लोग बिना सॉल्व किए मुझे बता सकते हो आर एक्स वाई का आंसर कितना होगा। पहला बात है 0/11 कितना होता है? RX 0 होगा। आर एक्स वाई 0 होगा ऑलवेज, ठीक है। 0/11 0 होता है, ठीक है। और 0 इंटू इसका वैल्यू कुछ भी क्यों ना आ जाए, ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी आए, 0 के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 होगा। 0/11 यानी कि 0 हो जाएगा, तो ऊपर 0, नीचे ये दोनों को सॉल्व करके अगर मेरा कुछ वैल्यू आ भी जाता है, आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा सॉल्व करने से, तो 0 - 0 0 बाई वैल्यू, तो 0 बाई वैल्यू का आंसर तो ऑलवेज 0 होगा। अगर मेरा न्यूमरेटर जो है वो 0 बन चुका है तो फिर मेरा पूरा का पूरा आंसर 0 ही आ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में दिया गया है, क्योंकि तुम लोग को ना जो है कंसेंट्रेशन तो रखना है ना। देखो ये देख के पता चल रहा है इधर 0 होगा, इसका मतलब इसको जब हम x इंटू वाई करेंगे, क्योंकि इधर भी मेरा सिमिलर डेटा है। देखो हमें ना इतना भी करने का जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा ध्यान दे के हम लोग देखते हैं, यहाँ देखो 27 18 11 6 3 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 2 वाला ये ऑड है, बाकी ये देखो इसके बाद इधर भी देखो सेम है 3, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 11, इधर भी 11, इधर भी 18, इधर भी 18, इधर भी 27, इधर भी 27, मतलब 0 इंटू 2 0 हो गया। इसके अलावा इधर का जो भी मल्टीप्लाई होगा, इधर का जो भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम डेटा है तो मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग का दोनों साइड सेम डिजिट आएगा और प्लस माइनस का डिफर कर जाएगा, तभी तो आंसर जाके 0 होगा। और जैसे 0 हुआ, क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 यहाँ 0 हो रहा है, तो ये पूरा जैसे 0 हो जाते हैं, हो जाने पे आर एक्स वाई का आंसर मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसे एमसीक्यू में दिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना एमसीक्यू में देता है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में तो टाइम लगता है। लास्ट दिन मैंने करके दिखाया था ना, ऐसे क्वेश्चन जो है कम से कम जो है कुछ नहीं तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स का तो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू में हमें इस तरीके का नहीं देगा, लेकिन ये चीज दे सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ट्रिक जो है छुपा हुआ है। तुम लोग पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे वो तो टाइम वेस्ट है, तो इसीलिए ये एमसीक्यू में दिया हुआ है। तो ये समझना था हमें कि क्यों 0 हो रहा है। तो 15 का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलो और नेक्स्ट देखते हैं। 16th नंबर, ये सारे रिग्रेशन के क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बोला ना इसमें 2 पॉइंट है, एक तुम लोग का रिग्रेशन और एक जो है कोरिलेशन है। और सेट सी का जो क्वेश्चन है वो क्योंकि उतना मैंडेटरी नहीं होता है तो वो हम लास्ट में ही करवाएंगे, ठीक है, जब हम लोग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सब जो है मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि टाइम टेकिंग वाला है, तो हम लोग पहले एमसीक्यू वाला ही सॉल्व करेंगे। अच्छा चलो अब हम लोग फिर से आज के लिए सेट बी से जितना भी किया उतना काफी है, ठीक है। अब हम लोग फिर से जो है अपने
एक्सरसाइज बोल रहे हैं, जो इलास्ट्रेशन वगैरह है वहां पर चले जाते हैं। देखो वहां से अभी हम लोग का क्या क्या बाकी है, वहां से भी एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, ठीक है? जैसे कि एक सेकंड, फाइंड आउट 17.6 ये स्पेयर मैन है, ठीक है? ये 17.8 मैंने लास्ट दिन करवाया था, ठीक है? 17.6 वाले क्वेश्चन में जाते हैं, ये करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ये एमसीक्यू के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 17.7 इसको क्रॉस लगा दोगे, इसको करने का जरूरत नहीं। 17.6 है, ये भी एमसीक्यू के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज एनहेंस करने के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका अगर छोटा मोटा कुछ दे दिया कि अगर कुछ मतलब रॉन्ग लिखा हुआ है तो उसको कैसे करेक्ट करना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको करवा रहे हैं। बाई चांस मैक्सिमम डेटा दे दिया, कुछ एक आधा चीज हमें फाइंड आउट करने के लिए एमसीक्यू में दे दिया, दे सकता है, ठीक है? इसीलिए करवा रहे हैं। देखो यहाँ पर बोला है कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर 20 आइटम इज 0.4, मतलब आर ऑफ एक्स वाई 0.4 है, जिसमें एन मेरा 20 है। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? तो यहाँ पर भी दिया हुआ नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोलो या ऑब्जर्वेशन बोलो या आइटम्स बोलो, 20 आइटम का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला गया था। 20 आइटम का मतलब जैसे फॉर्मूले में लिख रहा हूँ ना एन, जैसे यहाँ 11 आइटम था, तो वैसे 20 आइटम्स का आर एक्स वाई निकाला गया 0.4। द एम एंड एस डी ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी 12 एंड 15, ठीक है? तो द एम एंड एस डी ऑफ aim and SD of x 12 and 3, ऐसे कुछ बोला था, देख लेते हैं। The aim and SDs of x and y are 12 and 15 and 3 and 12 and 15, 3 and 3 and, ठीक है? तो SD दोनों का ये बता दिया है, और जो x और y का एम यानी अरिथमेटिक मीन है वो भी हमें बता दिया, ठीक है? Later on, it was found that the pair 20,15 was wrongly taken as 15,20, ठीक है? उसके बाद जब हम लोगों ने चेक किया, चेक करने पे हमें कुछ पता चला। क्या पता चला? क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग पेयर एक्स वाई इस हिसाब से काम करते हैं ना। जैसे देखो यहाँ पर जब हम लोग ले रहे हैं एक्स वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो जब -5 लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में 27, अगर -4 लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में 18, जहां जैसा फॉर्मूले का जरूरत है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पेयर वाइज जब क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, जहां पेयर वाइज जरूरत हुआ 20,15 लेना चाहिए था, गलती से इन्होंने 15,20 कर दिया है। मतलब x के जगह y का वैल्यू, y के जगह x का वैल्यू ले लिया है, जो कि मल्टीप्लीकेशन के केस में तो इंपैक्ट नहीं लाएगा। जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे तब तो इंपैक्ट नहीं लाएगा, लेकिन जब इंडिविजुअली x कैलकुलेट हुआ है तो वहां पर 20 प्लस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 15, मतलब वहां का टोटल जो है कम दिख रहा है, और जहां y में मुझे लेना चाहिए था 20, वहां पर मैंने ले लिया है, सॉरी, जहां y पर मुझे लेना चाहिए था 15, वहां मैंने ले लिया 20, तो मेरा y का टोटल ज्यादा दिख रहा है। इस तरीके से मुझे चेंजेस दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है, हम लोग को फाइंड आउट करके क्या देना है, करेक्ट आर एक्स वाई, क्योंकि हम लोगों ने गलती से जो आर एक्स वाई कैलकुलेट किया उसका आंसर 0.4 आया, हमें उसको करेक्ट करके देना है, ठीक है? तो हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, तो देखो आर एक्स वाई दिया हुआ है, जो भी डेटा गिवन है उससे हम लोग क्वेश्चन को एक एक स्टेप करके फॉलो कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमें दिया हुआ है आर एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, ठीक है? और ये जो है ये एक रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है? क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेशन करते वक्त एक्स वाई को गलत लिया था, ठीक है? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर एक्स वाई का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, cos x, y स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y होता है। तो रॉन्ग जो आर एक्स वाई है वो 0.4 है, ठीक है? cos x y का मुझे कुछ नहीं पता कितना है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x और y हमें बताया है 3 और 4 है। ये भी गलत कैलकुलेशन हुआ होगा, क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x कैलकुलेट किया होगा तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, उसमें हम लोगों ने जब x का टोटल किया है तो वहां पर हम लोगों ने 15 लिया है, x का कोई एक वैल्यू जो कि हमें 20 लेना चाहिए था, यानी ये भी रॉन्ग आंसर आया है, ये भी रॉन्ग आंसर आया है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो सारे रॉन्ग डेटा को यूज करके हम लोग देखते हैं कि हमारा रॉन्ग टोटल कितना आया है। अगर हमें कुछ टोटल मिल जाता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 इंटू
4, ठीक है। तो मेरा जो कॉफ एक्स वाई आया था वो कितना आया था, गलत वाला है, क्योंकि देखो ये गलत डेटा है, ये गलत डेटा है, ये गलत डेटा है, सारे गलत डेटा को कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर किसी भी चीज का निकल रहा है, यानी कॉफ एक्स वाई भी हमारा रॉन्ग आंसर ही दिखाएगा, मतलब रॉन्ग वैल्यू दिखाएगा, बिकॉज कैलकुलेशन से सारे डेटा जो है एक पेयर जो है उसमें गलत लिया उसका। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने से 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 40, 4.8 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि कॉफ एक्स वाई ये आया है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि सारे रॉन्ग डेटा को यूज करके रॉन्ग ही आंसर। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, कॉब एक्स वाई का मतलब जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन होता है कॉब का मतलब। ये देखो लास्ट दिन सिखाया था, थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। देखो अब कुछ फॉर्मूला ऐसा है जो याद करना ही पड़ेगा, तो याद करो, ठीक है, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। समेशन एक्स वाई नहीं पता, एन मुझे पता है कि 20 होता है, समेशन एक्स बाई एन मुझे पता है क्योंकि उसका मतलब एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स होता है, ये है हम लोग का 12, ठीक है, और ये है हम लोग का कितना 50, 12 इंटू 50, यहाँ पर 12 इंटू 4.8। अब देखते हैं कितना आ रहा है, 4.8 प्लस 12 इंटू 108, समेशन एक्स इक्वल 184.8 इंटू 20, तो 3696 ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एक्स का टोटल आया हुआ है 3696, जो कि एक रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर है, क्यों, क्योंकि ये भी रॉन्ग डेटा उस पे, ये भी रॉन्ग पुट किया, ये भी रॉन्ग पुट किया, सारे रॉन्ग डेटा को पुट करके हम लोगों ने ये समेशन एक्स निकाला। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस समेशन एक्स को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, कॉफ का सही आंसर निकालना है, मुझे एक्स वाई को सही करना है, इसको सही करना है, इसको सही करना है, ये सारी वैल्यूज जो कि गलत निकले हुए हैं उसको मुझे सही करना है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि गलत समेशन एक्स कितना आया था। अब इससे हम निकाल सकते हैं कि मेरा करेक्ट समेशन एक्स कितना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग को पता है कि समेशन एक्स बाई एन का आंसर हम लोग का आया हुआ है 12, ठीक है, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। अभी अभी मैंने यहाँ फाइंड आउट किया कि समेशन एक्स मेरा कितना आया था, 3696 डिवाइडेड बाई एन इक्वल 12, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ऐसे करने का जरूरत नहीं, हम लोग इसको डायरेक्टली ठीक कर सकते हैं, यहीं पर दिखा देते हो जाएगा एक लाइन। तो करेक्ट समेशन एक्स क्या हो, 3696, इसमें से माइनस कर देते हैं एक्स का जो वैल्यू गलत था, एक्स का कौन सा वैल्यू गलत था 15, उसके जगह मुझे 20 इंसर्ट करना है। तो ये जब टोटल हुआ था इसमें 15 ऐड हुआ था, जबकि होना चाहिए था 20 को ऐड, तो इसको ऐसे करके एडजस्ट कर लेते। तो आंसर कितना आ गया 3696, और यहाँ पर हो जाएगा +5, मतलब 3701। तो करेक्ट समेशन एक्स जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। करेक्ट समेशन एक्स हम लोग का हो गया, ओ सॉरी, देखो तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, यहाँ एक्स वाई होगा ना, देखो एक्स वाई होगा, यहाँ मैंने एक्स लिखा और वाई आगे लिखना भूल गए, तो ये तो गलत आ जाएगा ना, मैंने एक्स के हिसाब से कर दिया, ठीक है। इसको ठीक कर लेंगे। देखो तो हम लोग का करेक्ट समेशन एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है, वो कैसे आएगा, तो 3696 कैसे बना होगा, जैसे ये हम लोग का 0 आया, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई करके, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे 20 इंटू 15 करना था, मैंने 15 इंटू 20 किया, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 20 इंटू 15 भी जितना होता है 15 इंटू 20 भी उतना होता है। तो बेसिकली मुझे अगर यहाँ दिखाना ही है कैलकुलेट करके, तो मुझे 15 इंटू 20 ये चीज डिडक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया x इंटू वाई, और मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 20 इंटू 15, ठीक है, मतलब मुझे ये
मल्टीप्लाई करना चाहिए था इस तरीके से, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, दोनों केस में आंसर एक है, तो मेरा करेक्ट समेशन एक्स वाई भी 3696 ही रहेगा। मेरा करेक्ट समेशन एक्स वाई भी 3696 रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये एक एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अगर हमारा इस तरीके का कोई रॉन्ग इम्पैक्ट हम लोगों ने डाल दिया है पेयर को लेते वक्त, तो क्या समेशन एक्स वाई में कोई इंपैक्ट आता है? कोई इंपैक्ट नहीं आता है, क्योंकि एक्स वाई का जब मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लीकेशन में हमारा ऑर्डर चेंज होने से कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखने के लिए, तो हम लोग का 3696 रॉन्ग भी 3696 है, करेक्ट भी 3696 होगा। अब मुझे और क्या क्या राइट डेटा निकालना है, मुझे समीशन एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है समेशन एक्स बाई एन। एक्स बार का आंसर है 12, ठीक है। समेशन एक्स मुझे नहीं पता, एन है 20, तो यहां से हम समेशन एक्स निकाल सकते हैं 20 इंटू 12 यानी कि 240, जो कि एक रॉन्ग आंसर है क्योंकि ये मेरा रॉन्ग आया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? 240 में मैंने प्लस, मतलब ये x का जब कॉलम मैंने टोटल किया है तो वहां पर क्या किया है, x का वैल्यू मैंने 15 एक जगह पे लिया हुआ है जहां मुझे 20 लेना चाहिए, मतलब मेरा 5 से टोटल कम दिख रहा है, तो हम 15 को एलिमिनेट कर देंगे, इसमें से 15 का एडिशन हटा देंगे और 20 का एडिशन लगा देंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 245 मिल गया, ठीक है। 245। करेक्ट वाला समेशन एक्स, ठीक है। अब इसी तरीके से ना तुम लोग करेक्ट वाला समेशन वाई भी निकालो, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया ना वैसे तुम लोग कर सकते हो, करेक्ट वाला समेशन वाई भी निकालो। यहाँ पर यहाँ पर ये रॉन्ग वाला है, ठीक है, ये रॉन्ग वाला फॉर्मूला नहीं, डेटा, ये भी रॉन्ग वाला है, ये हम लोगों ने करेक्ट किया। अब ये हमें 15 दिया हुआ था और ये हो गया 20, तो समेशन वाई रॉन्ग आंसर जो है वो हम लोग का आ गया है 20 इंटू 50, तो समेशन वाई रॉन्ग हो गया है 300, ठीक है। इसको करेक्ट करते हैं, करेक्ट समेशन वाई। क्यों गलत आया है? क्योंकि जब मैंने ये ऐड किया ना तो मैंने वाई का एक वैल्यू ले लिया है 20, जबकि मुझे लेना चाहिए 15, तो मेरा 5 ज्यादा दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -20 कर देंगे और +15 कर देंगे, यानी इसका आंसर मेरा 295 आ जाएगा। तो धीरे धीरे मुझे एक एक डेटा मिलना स्टार्ट हो गया। मैंने क्या कलेक्ट कर लिया, समेशन एक्स कलेक्ट कर लिया, समेशन वाई कलेक्ट कर लिया, समेशन एक्स वाई कर लिया। मतलब ये जो ऊपर का करेक्ट है वो मैंने पूरा करेक्ट डेटा को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे और दो डेटा कलेक्ट करना है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। ये जब तक नहीं कलेक्ट करेंगे तब तक कैसे चलेगा? अब उसके लिए मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूले को यूज करना है, मतलब एसडी का फॉर्मूला यूज करो। क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे चीज करने पड़ेंगे। तो चलो एसडी का देखते हैं कैसे करके करोगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइन लगा दे ताकि तुम लोग को समझ में आए कि हम लोगों ने किसके बाद कौन सी सॉल्व। ये कुछ इस तरीके से गया, फिर ये ऐसे। अब एस डी वाला देखो, ठीक है। तो एस डी का क्या होगा, एस डी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, समेशन ऑफ एक्स बाई एन, ठीक है। ये मुझे दिया हुआ है रॉन्ग वाला 3, ठीक है, ये रॉन्ग 3 दिया हुआ है, रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू 20। अब यहाँ पर समेशन एक्स बाई एन मुझे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि मेरा ये 3 कैसे आया है, रॉन्ग कैलकुलेशंस के थ्रू से, तो तब मेरा समेशन एक्स बाई एन कितना रहा होगा, मतलब मुझे रॉन्ग वाला चाहिए, यानी 12, जो कि एक्स बार होता है। तो ये वाला मेरा 12 स्क्वायर था, तभी मेरा आंसर 3 आया था। अब इसी को पुट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, यहाँ पर हो गया 9 और ये हो जाएगा 140, ठीक है। अब ये 144 इधर ऐड कर दो, 144 प्लस 9 153।
3060, लेकिन ये रॉन्ग आया है क्योंकि मैंने सारे रॉन्ग डेटा ही यूज किए। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो ये रॉन्ग क्यों हुआ है? क्योंकि जब मैंने एक्स का स्क्वायर बनाया था, तो एक्स का स्क्वायर कैसे बनाते हैं? एक्स के जितने भी डेटा उसका स्क्वायर करते फिर उसको ऐड करते। तो यहाँ पर जब मैंने स्क्वायर किया था तब मैंने एक्स का एक वैल्यू गलत लिया था। कितना लिया था? 15 लिया था एक्स का वैल्यू, मुझे लेना चाहिए था 20। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेट में है तो मैंने 15 जो लिया था वो मुझे 15 स्क्वायर करके ही आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर का टोटल है। तो फिर जब आउट भी करोगे तो स्क्वायर का टोटल करके, और उसके बदले मुझे 20 स्क्वायर यहाँ पर ऐड ऑन करना है। तो अब देखो कितना होगा, इसमें प्लस हो जाएगा 400, माइनस हो जाएगा 225, क्योंकि 15 स्क्वायर 225 होता है, तो 3235 ये आंसर आ गया। ये हो गया मेरा करेक्ट वाला। ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत करके हमें समेशन वाई स्क्वायर भी करेक्ट वाला निकाल लेना है, बस उसके बाद वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर आ जाए। यहाँ पर लिखते हैं एच डी ऑफ वाई समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल। ये एच डी ऑफ वाई जो है ये हम लोग का 4 है। 20, और ये जब गलती से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तब हम लोगों ने कितना निकाला था? 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे रूट हटाने के लिए, तो 16। ये हो गया समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 माइनस 15 का स्क्वायर 225। 16 में ऐड हो जाएगा 241 इक्वल समेशन वाई स्क्वायर बाई 20, तो समेशन वाई स्क्वायर हो गया इंटू 20, तो ये हो गया 4820, जो कि रॉन्ग है। इसको सही कैसे करेंगे? ये रॉन्ग क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें हम लोगों ने y का एक वैल्यू गलत जो है एडिशन किया था स्क्वायर फॉर्मेट में। तो हम लोगों ने क्या गलत लगाया था? y का वैल्यू हम लोगों ने 20 लगाया था, लगाना चाहिए था 15। तो 20 स्क्वायर को हटा देंगे, 15 स्क्वायर को इस पे लगाएंगे। तो 20 स्क्वायर में हटाएंगे, 15 स्क्वायर में यहाँ पर लगाएंगे, तो -400 प्लस 225 4645 करेक्ट वाला समेशन वाई स्क्वायर 4645 करेक्ट वाला हो गया। सभी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को करेक्ट जो है करेक्ट आर एक्स वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेगा आर एक्स वाई का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन। देखो लिखने से ही याद होगा, नहीं तो सोचोगे कैसे याद होगा। वैसे तो देखो किसी को भी याद नहीं हो सकता है, लिखने का तरीका है कितना बेटर है कि लिखने से ना हमारे दिमाग में ज्यादा जाता है चीज। ठीक है, तो जितना लिखोगे उतने आसानी से याद हो जाए। अब यहाँ पर लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर इनटू summation of y square divided by n minus summation of y by n का। अच्छा, आर एक्स वाई देखते हैं करेक्ट आर एक्स वाई कितना आया। ये देखो 3696, तो बस देख देख के लिख देना 3696 डिवाइडेड बाई 20 माइनस समेशन एक्स कितना आया 245, समेशन वाई कितना है 295, तो 245 बाई 20 295 295 डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे। समेशन एक्स का स्क्वायर करेक्ट वाला आया 3235 और ये 4645 3235 3235 डिवाइडेड बाई 20, और इधर वाला भी एक बार लिख लेते 4645 डिवाइडेड बाई 20 माइनस यहाँ पर जो वैल्यू जाएगा और माइनस यहाँ पर जो समेशन एक्स करेक्ट वाला कितना आ गया 245 बाई 20 और ये वाला 295 बाई 20, दोनों में एक स्क्वायर जाएगा बस। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन
3696 divided by 20, 184.8 माइनस ये देखते हैं कितना आता है 245 इंटू 295 डिवाइडेड बाई 400 180.6875 ये लिख रहे हैं हम माइनस 184.8 ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर आना चाहिए 4.1125 पॉजिटिव ही आएगा वो मैंने आगे पीछे डेटा माइनस लिखा इसीलिए ये देखो 84 है पॉजिटिव आंसर। अब 3235 डिवाइडेड बाई 20 तो ये आ गया 161.75 161.75 माइनस 245 डिवाइडेड बाई 20 12.25 का स्क्वायर मतलब इनटू इक्वल कर लो पता चल जाएगा 150.0625 इनटू यहाँ पर 4645 डिवाइडेड बाई 20 232.25 माइनस 295 डिवाइडेड बाई 20 इंटू इक्वल टू 217.562 ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं ये जो वैल्यू आया -232.25 ये आंसर आ गया। ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है मैंने आगे पीछे लिखा है इस वजह से। अब इसका रूट लगाएंगे तो 3.83 ऐसे आ रहा है तो यहाँ कुछ एक डेटा 3 पॉइंट हम 4 डिजिट ले रहे हैं 8324 ठीक है ये 4 डिजिट ले लिया पॉइंट के बाद। इधर का भी करते 161.75 माइनस 150.0625 ये आ गया। इसका रूट लगा दिया 3.4186 3.41869 है तो 87 करें ठीक है। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है 3.4187 इंटू 8324 तो ये कुछ इतना आ रहा है 4.1125 डिवाइडेड बाई 13.1018 4.1125 divided by 13.1018 तो ये आंसर आ रहा है 0.31 0.31 इस तरीके से है। मैंने 2 डिजिट लिया हुआ है RXY का वैल्यू करेक्ट वाला 0.31 होना चाहिए। देखते हैं टाइम तो काफी लगा हमें करने में आंसर 0.31 सही हुआ है 0.31 ही होगा। तो अब देखो ये ऑब्वियसली एमसीक्यू में नहीं आएगा ठीक है ये एमसीक्यू में डायरेक्टली कभी नहीं पूछ सकता है लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में अगर रॉन्ग राइट वाला बात हो तो हमें वो कैसे फाइंड आउट करना है हम वो बताना चाहते थे इसलिए मैंने ये वाला कर पाया ठीक है। जैसे कि देखो मल्टीप्लीकेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बाकी चीज में आएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूरा ना आए आधा अधूरा कुछ डेटा गिवन करके भी आ सकता है तो एक बार हमें पता होना चाहिए था ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये क्वेश्चंस और ये तो जरूरत नहीं मैंने पहले ही बोला बस। अब हम लोग जो है स्पीयरमैन वाला देख सकते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ठीक है ये कैसे है तो यहाँ पर स्पीयरमैन वाला स्पेलिंग यहाँ देखो मैंने जगह रखा हुआ तो ये वाले पीडीएफ में मेरे स्पीयरमैन के नीचे जगह रखा हूँ इसमें लिखते हैं इसका फीचर्स लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या फीचर्स लिख रहे थे पता है कि ये कोरिलेशन हमें नेचर बताएगा स्ट्रेंथ बताएगा वैल्यू बताएगा क्या क्या बताएगा। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें क्या क्या बताता है अगर हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करते हैं तो ये हमें डायरेक्शंस बताता है डायरेक्शंस एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन ये डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है कोरिलेशन का ठीक है। मतलब वीक है कि स्ट्रॉन्ग है और परफेक्टली वीक है या फिर परफेक्टली स्ट्रॉन्ग है
यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट्स। अगर हम लोग एट्रीब्यूट्स को लेके काम कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, ये स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक लैंग्वेज है। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि कोई वैल्यूज वगैरह नहीं, कोई अगर हम लोग एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या बोले, जैसे कि मान लो जेंडर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो एट्रीब्यूट्स हो गया, उसको हम लोग जो है काउंट कर सकते हैं, मतलब कितने मेल है कितने फीमेल। या फिर नेशनलिटी ऑफ द पर्सन्स कि कौन, यहाँ पर मान लो कि 8-10 लोग खड़े हुए, तो कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है, कोई इंडियन है, कोई कुछ है। तो ये जो है ना, अगर हम लोग लोगों का फीचर्स, मतलब अब ये हमेशा ह्यूमन बीइंग पे नहीं होगा, जैसे कलर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, तो मान लो एक रेड कलर का फूल है, एक येलो है, तो ये जो है इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो ऑल अबाउट जो है डिजिट्स होता है, तो इस वजह से देखा गया है कि एट्रीब्यूट्स को भी ना हमें डेटा में ट्रांसफर करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। चलो ठीक है, अभी हम लोग इतना समझते हैं कि हम लोग को रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कब फाइंड आउट करना पड़ता है। तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोग तभी फाइंड आउट करेंगे जब हम लोग चीजों का एट्रीब्यूट्स को लेके काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने एक बार लिख दिया छोटा सा कि इसका फीचर्स क्या है। अब यहाँ पर मेनली इसका फॉर्मूला वगैरह सारा चीज लिखवा दो। यहाँ पर हेडिंग कर लो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्यों यूज होता है, फाइंड द लेवल ऑफ, जैसे कि मैंने बोला एट्रीब्यूट्स के केस में, लेकिन इसको अगर हम लोग थोड़ा डिफाइन करें तो ये कुछ ऐसा होगा, फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस, ठीक है। जैसे दो जज है जो कि कोई कंपटीशन में जज बने, ठीक है, अब उनका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, जैसे किसी को कोई कोई परफॉर्मेंस अच्छा लगा, किसी को कोई परफॉर्मेंस जो है खराब लगा, तो एक को अच्छा लगा दूसरे को खराब लगा, तो वैसा हो सकता है। तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दो जजेस के बीच में जो भी हो रहा है, सो फार एज assessing a quantitative, सॉरी क्वालिटेटिव, क्वांटिटी तो नहीं होता है, क्वालिटी होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एट्रीब्यूट्स, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे मैंने तुम लोग को 2-4 एग्जाम्पल दिया इस कंसर्न। तो ये कुछ रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट डिफाइन मैंने बता दिया कि क्या होता है जब हम लोग दो जजेस या दो से ज्यादा, जो भी नॉर्मली हमें दो ही दिया हुआ रहेगा, तो दो जजेस के बीच का एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट जो है उसको जब हम लोग एसेस करना करते हैं, ठीक है, दो जजेस कैसे एग्री या डिसएग्री होता है, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, ठीक है, तब हमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट से जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होता है। और इसका फॉर्मूला कैसा है, इसका फॉर्मूला जो है ये कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे उसमें आर स्मॉल आर एक्स वाई, इसमें स्मॉल आर ऑफ कैपिटल आर, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रखना पड़ेगा, 1-6 इंटू समेशन डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस, ठीक है, जहां पर डी का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक। अभी लिखो, समझ में तभी आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंस इन रैंक, डी का मतलब होता है रैंक के बीच का डिफरेंस, ठीक है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या आइटम्स जो भी हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज भी होता है, कभी कभी दो जजेस का फैसला ऐसा होता है कि टाई हो सकता है, जैसे दो लोग फर्स्ट हो गए, दो लोग सेकंड हो गए, तब उसमें क्या किया जाता है, तब उसमें एडजस्टमेंट का, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट वैल्यू इन केस ऑफ टाई रैंक।
अगर हम लोग का रैंक में टाई हो गया तो हम लोग उसे स्टैटिस्टिकली कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब उसका कैलकुलेशन क्या है, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, जहां पर टी का मतलब है टाई लेंथ, और उस केस में रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है। सेम वही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया देखो, ऊपर जो लिखा है और ये सेम है, यहाँ पर प्लस ए हो गया। ए क्या है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे आगे, और एक बार अगर लिखना चाहे तो वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस। अच्छा, अब ये सारी चीज तभी समझ में आएंगे जब हम लोग इस पे कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 17.9 देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सप्रेस्ड इन थाउजेंड ऑफ रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का डेटा दिया हुआ है, हम लोग को रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो एक मेरा एक्स है, दूसरा मेरा वाई है। क्यों, क्योंकि हम लोग बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो दो वेरिएबल्स तो कंफर्म है होगा। तो एक सेल है कि एडवर्टाइजमेंट है, सेल इतने का किया तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इतने का खर्चा किया तो सेल इतना हुआ, एडवर्टाइजमेंट इतना हुआ, देखो सेल कम हो गया, एडवर्टाइजमेंट कम सेल कम, एडवर्टाइजमेंट थोड़ा बड़ा सेल थोड़ा पहले से बड़ा, एडवर्टाइजमेंट बड़ा सेल फिर यहाँ से यहाँ बढ़ गया, फिर एडवर्टाइजमेंट बड़ा सेल सेल यहाँ पर लेकिन बढ़ाने के बाद भी कम हुआ। हो सकता है, वो तो देखो वेरी करता है सिचुएशन वाइज। यहाँ पर इतना जो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेल इतना, यहाँ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इतना कम है, क्योंकि देखो जितना टाइम जाता है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लोग कम कर देते हैं। एक बार प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए तो सेल ऑटोमेटिकली रन करने लगता है। जो भी हो, हमें तो यहाँ पर वो सब नहीं चाहिए, हमें ये समझना है कि हम लोग इसका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो एक बार एक्स लिखेंगे, एक बार वाई लिखेंगे, मतलब सेल्स और एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने सेल्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं, और थोड़ा सा दूरी पे लिखेंगे, तुम लोग भी थोड़ा सा दूरी में ही लिखो, एडवर्टाइजमेंट को वाई लिख देते। ठीक है, तो सेल्स का डेटा कितना कितना है, सेल्स का डेटा है 90, 85, 68, 75, 68, 75, 90, 85, 68, 75। उसके बाद है 82, 80, 95, 70, 82, 80, 95, 70। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है उसका देखते हैं, 76234581, 76238541। ठीक है, तो मुझे एक्स और वाई दो डेटा दिया है, मुझे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने बोला है। फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये वाला। ठीक है, अगर टाई हुआ तो फिर उस पे ये ए भी मुझे लगाना पड़ेगा। फिलहाल हम रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो नीचे एक बार लिखते हैं, और इससे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है। वन तो मेरे फॉर्मूले में फिक्स है, फिर 6 इंटू समेशन डी स्क्वेयर, फिर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6 इंटू समेशन डी स्क्वेयर, फिर डिवाइडेड बाई हो जाएगा एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस वन। ये मुझे फाइंड आउट करके देना है। अगर टाई नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है टाई होगा, क्योंकि मेरे पास कोई सिमिलर डेटा होगा तब ना टाई होगा। 90, 85, 68, 75, 82, 80, 95, 70 ऑल इंडिविजुअल है। 7, 6, 2, 3, 8, 5, 4, 1 सारे इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर टाई होने का कोई चांसेस नहीं है। मतलब जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसी से हमारा काम चल जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके। वन तो मेरा बन रहेगा, एन मुझे पता है, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशन, वो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 आइटम्स है एडवर्टाइजमेंट और सेल का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 8 स्क्वेयर माइनस 1, ये भी 6 अपना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा। मुझे सिर्फ फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, समेशन डी स्क्वेयर। ठीक है, अब डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन रैंक। ठीक है, मुझे डिफरेंस इन रैंक निकालना है, तो मुझे दोनों का रैंकिंग करना पड़ेगा। तो जब हम एक्स का रैंकिंग करेंगे तो उसे लिखेंगे आर ऑफ एक्स, जब हम वाई का रैंकिंग करेंगे तो हम लिखेंगे आर ऑफ
वाई, ठीक है। और मुझे निकालना है डी, डी का मतलब है डिफरेंस इन रैंक, ठीक है। तो हमेशा आर एक्स माइनस आर वाई यही करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो हमें निकालना पड़ता है डी स्क्वायर। तो देखो, अब तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो ना कि अगर हम वाई पहले लिखे बाद में एक्स लिखे तो क्या इश्यूज है, कोई इश्यूज नहीं है, लिख सकते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि आगे जाके तो वो स्क्वायर होना ही है। तो आंसर माइनस आए या प्लस आए, मेरा डी स्क्वायर होगा तो प्लस हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब रैंक कैसे लिखोगे? रैंक का मतलब सिंपल, जो ज्यादा वैल्यू है वो रैंक 1 पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 90, 85, 68 ये सारे डेटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 95 का है, तो ये रैंक 1 हो गया। उसके बाद 90 का है तो ये रैंक 2 हो गया। इसके बाद 9 डिजिट वाला, मतलब 9 लिखा हुआ है सामने, ऐसा कुछ नहीं है, 85 है, 82 है, तो 85 ज्यादा है तो ये 3 हो जाएगा, 82 उसके बाद आ जाएगा 4, 80 आ जाएगा उसके बाद 5, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर रैंक लिखा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 5 तक लिखा, उसके बाद 75 सिक्स नंबर, ये 7th नंबर, और ये मेरा 8th, ठीक है, ये। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसमें रैंक जो है ऑलरेडी रैंक के हिसाब से ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट में ही दिया हुआ है, फिर भी अगर इसका भी रैंक करना चाहो कर सकते हो, नो इश्यू। तो यहाँ पर देखो 8 जो है वो मेरा फर्स्ट रैंक हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू यही वाला है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको 1 रैंक देना है। 8 के बाद 7, ये 2, 6 हो गया, 3, 5 हो गया, 4, 4 हो जाएगा, 5, ठीक है, ये 5th रैंक में आ जाएगा, 4 जो है, 3 जो है ये 6th रैंक में आ जाएगा, ये 7th रैंक में आ जाएगा, और ये लास्ट वाला 8th रैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार रैंक चेक कर लेते हैं, मैंने सही लिखा है कि 2376, 2376, 541 होना चाहिए, 5418, मैंने कुछ गलत लिख दिया है। ओ हाँ, गलत तो लिखा ही है। ये देखो, ये 5th नंबर होगा, ठीक है। ये जो है हम लोग का, ये 2nd नंबर पे आया। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? फर्स्ट नंबर पे ए, ये आ गया 7, 8, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये 2nd, 3rd। अच्छा, ये 4th हो जाएगा, ये 4th होगा, 5 के अगेंस्ट में मुझे 4 लिखना चाहिए, ठीक है, ये 4th नंबर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये मेरा 5th नंबर हो जाएगा, 4 के अगेंस्ट में मेरा 5th जाना चाहिए, 5th नंबर हो गया। फिर 6, 7, 8, अब ठीक है, ठीक है। और इसका भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, 2, 3, 8, 6, 4, 5, 1, 7, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रैंक जो आए उसको माइनस करना है, तो 2 माइनस 2, क्योंकि मैंने आर एक्स माइनस आर वाई लिखा है, तो 0, 3,3, 0, 8,7, 1, 6,6, 0, फिर यहाँ पर 4 माइनस 1 यानी कि 3, 5 माइनस 4 यानी कि 1, 1 माइनस 5 माइनस 4, 7 माइनस 8, तो 7 माइनस 8 माइनस 1 हो गया। अब इसका हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं तो पहला 2 मेरा 0 ही रहेगा, इसके बाद 1 का स्क्वायर 1, अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ गलत हो गया, शायद ये 3 नहीं होगा, 1 माइनस, ये आगे का गलत कैसे हो गया, तो देखते हैं, शायद मैंने कुछ गलत माइनस कर दिया। 2, 2, 0, 3, 3, 0, 8 और 7, 1, 6 और 6, 0, यहाँ तक सही बात। उसके बाद जो है गलत हो गया है, 4 और 1, क्या हुआ यहाँ पर, गलत कैसे हो गया? 2, 3, 8, 6, 4, 5, 1, 7 सही लिखा है रैंक, 2, 3, 7, 6, ये 4 है, ये 4 है, मैंने डेटा गलत लिख दिया है। देखते हैं डेटा गलत, 7, 6, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 7, 6, 2, 3, 4, 5, 8, 1, अरे मैंने क्वेश्चन को गलत लिख दिया, चेक करने के बाद भी गलत लिख दिया। 3 के बाद हो जाएगा 4, 5, 8, 4, 5, 8, 1। अब रैंकिंग भी फिर मुझे बताना पड़ेगा, शायद गलत हो गया मेरे से। यहाँ पर
थोड़ा सा गलत हो गया, लिखने का मेरा गलत हो गया, इस वजह से ये तो 1 जाएगा ही, ये ठीक है। 8 का 1 हो जाएगा, 7 2 6 3 और 6 के बाद 5 4। अच्छा तो 2 3 7 6 5 4, 7 6 के बाद 5, ये गलत, 5 4 1 8 ऐसे होना चाहिए, ये 8th नंबर आ रहा है। और इन दोनों में जो है, ये 5th जो है ये 4th में जाएगा, 4th जो है ये 5 में जाएगा, ठीक है। तब जाके थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि मैंने ना डेटा ही गलत लिख लिया इस वजह से, ठीक है। तो 2 -2 3 -3 8 -7 6 -6 4 -5, यहाँ अलग आंसर, 4 -5 -1, आगे का पता नहीं, देखते। 4 -5 -1, 5 -4 +1, 1 -1 0, 7 -8 -1, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर स्क्वायर जब कर रहे 0 0 1 0, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर फिर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1। अब मुझे चाहिए समेशन डी स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 1 + 2 + 3 + 4, ये आंसर मेरा 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 4 यहाँ पर, 24 डिवाइडेड बाई 8 8 से 64, 8 इंटू 64 -1 मतलब 63। देखते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/21 जितना भी आया -1, यानी पॉजिटिव में आएगा 0.95। ये आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने 1 को बाद में लिखा ना, तो 0.95 आएगा, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया मेरा 0.95। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखते वक्त, इसीलिए टाइम टेकिंग हो गया, नहीं तो ये काफी आसान है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस हमें नहीं करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि यहाँ पर देखो हमें बोला है कंप्यूट रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू रैंक गिवन बाय 2 जजेस इन ए कंटेस्ट, ठीक है। तो सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट, अच्छा ये वाला नहीं, मुझे लगा वो ब्लाइंडनेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है छोड़िए ये वाला नहीं। तो ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट को जब हम लोग किसी परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं तो फर्स्ट ये, उसके बाद सेकंड ये जाएगा, थर्ड ये जाएगा, ये सीरियल नंबर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। रैंक हमें करके दे दिया, इस क्वेश्चन में हमें रैंक दे दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रैंक बाय जो है रैंक बाय जज ए, रैंक बाय जज बी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं आर ऑफ ए और आर ऑफ बी हमें दे दिया है, एक्स वाई की जगह ए बी ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर ये डेटा एक्स है ये डेटा वाई है, तो आर एक्स आर वाई दे दिया है। तो क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल डिजिट है, देखो 10 5 6 1 2 3, तो इसको अगर बिना रैंक दिए भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो भी हम लोग का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जैसे इन्होंने डायरेक्ट रैंक का यूज कर लिया ना, जब रैंक मुझे करके ही दे दिया है, ये मुझे नहीं बोल रहे डेटा है, बोल रहे कि ये कैंडिडेट का रैंक ही दिया हुआ है, मतलब मेरा काम आसान हो गया, मुझे ये दे दिया, हम डी निकालेंगे और डी स्क्वायर और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखो 17.10, इसमें हमें लिखना है रैंक बाई ए, जिसको हम लोग बोलेंगे आर एक्स, रैंक बाई वाई, रैंक बाई बी जिसको हम लोग बोलेंगे आर वाई। हम लोग को निकालना है डी इक्वल आर एक्स माइनस आर वाई और आगे जाके डी स्क्वेयर, बस। अब रैंक जो है देख देख के लिखना है, अब सही लिखना पड़ेगा मुझे, तब मैंने गलत लिख दिया। 10 5 6 1 2 3 4, 10 5 6 1 2 3 4, 10 5 6 1 2 3 4, उसके बाद है 7 9 8, 7 9 और 8। अच्छा इधर देखते 5 6 9 2 8 7, 5 6 9 5 6 9 2 8 7, 2 8 7, 5 6 9 2 8 7 3 4 10 1, 3 4 10 1, 3 4 10 और 1। अब हम लोग इसका रैंक का माइनस निकालते हैं, तो 10 - 5 ये हो गया मेरा 5,
5 minus 6 minus 1, 6 minus 9 minus 3, 1 minus 2 minus 1, 2 minus 8 minus 6, 3 minus 7 minus 4, 4 minus 3, 1, 7 minus 4 minus 3, sorry plus 3, 9 minus 10 minus 1, 8 minus 1, 7. ठीक है, आप चेक करते हैं कितना होगा स्क्वायर करने के बाद। तो 25, 1, 9, 1, 36, 16, 1, 9, 1, 49। टोटल करके देखते हैं समेशन ऑफ डी। 49 प्लस 1 50, 59 प्लस 1 10, 60, 60 और ये हो गया 30 प्लस 10 40, मतलब 100, 112। अच्छा 100 हुआ यहाँ से, ठीक है। फिर 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 25, मतलब 148 आएगा। 148 आ रहा है, ठीक है, 148। अब यहाँ पर हम लोग आर एक्स वाई निकाल आर ऑफ आर। तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लिखोगे तो ही याद होगा जल्दी, नहीं तो भूल जाओगे। तो 148 कितने सारे डेटा थे, क्योंकि हम लोग का लास्ट रैंक जो है वो 8 तक ही है, तो 8 ही डेटा होगा, नहीं 10 तक है। ये देखो 10, मैक्सिमम 10 है, तो 10 तक ही होगा, काउंट करके देख सकते। 10 स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 148 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ये डिवाइडेड बाई 10 करके जो भी आंसर आया, इंटू नहीं, फिर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 1 99, ये -1, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए 0.10, 0.10। देखो हम मैंने कैसे निकाला, तुम लोग भी चाहो तो पूरा ही इसको कैलकुलेटर में कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने लिखा 6 इंटू 148 कैलकुलेटर, ये देखो कितना आ गया 880, ठीक है। फिर मैंने कर दिया डिवाइडेड बाई 10, अब मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई 10। तो जो भी आंसर आया उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो ये सारे मिला के आंसर आ गए 88.8, लेकिन मेरा तो डिवाइडेड बाई ये अभी भी बचा हुआ है। तो 10 स्क्वायर का मतलब 100, 100 माइनस 1 मतलब 99, तो डिवाइडेड बाई 99 कर दिया। जो भी आया -1 कर देते हैं, आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा, उसको पॉजिटिव कर लेंगे क्योंकि +1 है मेरा इधर, ठीक है। मतलब ये मैंने ऑपोजिटली लिखा है, तो 0.10 आंसर आ गया। तो पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, 0.10। चलो देख लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर आंसर थोड़ा सा मैच नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ना, देखो तुम लोग यहाँ से हम बताते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन का, इसको थोड़ा जूम आउट करते तब बता पाएंगे। देखो 10 5 6 1 2, 10 5 6 1 2, ठीक है। फिर 3 4 7 9 8, 3 4 7 9 8, ये ठीक था। 5 6 9 2 8, 5 6 9 2 8, उसके बाद है 7 3 4 10 1, 7 3 4 10 1। अच्छा तो मेरा गलत हो गया, देखते हैं। 10 माइनस 5 5 होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 9 -3, 1 माइनस 2 -1, ये हो गया -6, 2 माइनस 8 -6, अच्छा ये हो गया -4, 1 3 -2 8, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर 1 9 1 36 16 1 9 2 8 8 62, मेरा तो 7 है, 8 और 1। ओ देखो यहाँ पर इधर 8 है, इधर 1 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं ना, मैंने देखा लेकिन देखो ध्यान नहीं दिया, भाई हम बताना चाह रहे थे। देखो 7 9 8 है, तो इन्होंने ना 7 8 9 कर दिया, इधर वाला सही रखा है, क्योंकि इन्होंने लिखा, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 उसके बाद 8, लेकिन लिखते वक्त पहले 8 उसके बाद 9 लिखा है। तो उस हिसाब से आंसर में ना यहाँ पर हम लोग का थोड़ा चेंजेस आ गया, लास्ट का 2 हम लोग का यहाँ पर 1 और यहाँ 49 आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग का माइनस ऐसे हो रहा है, 8 -1 ये इस तरीके से हो रहा है,
रहा है, ये 8 नीचे है 9 ऊपर है ना, तो ये 1 आ जा रहा है और ये हम लोग का 7 आ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ ना थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिया हुआ है और सोल्यूशन जो है उसमें थोड़ा सा मिसमैच है, इस वजह से आंसर जो है अलग आया है। तो जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाला है जो कि सही है। अगर क्वेश्चन को ऐसे बदल देते हैं, जो रैंक एक्स है 9-8 कर लेते हैं, 8-9 को जो है 9-8 को 8-9 कर दिया है, तो उसमें आंसर वेरी कर जाएगा। हम लोगों ने सही किया है जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जब रीराइट करके क्वेश्चन का सोल्यूशन किया हुआ है तो वो थोड़ा सा गलत कर दिया है, इस वजह से आंसर अलग आ गया। अब दोनों तरीके से ही आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या। अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो मुझे तो ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। तुम लोग अगर चाहो अपने प्रैक्टिस के लिए 9-8 को 8-9 करके फिर से ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख सकते हो, जिसमें तुम लोग का आंसर जो है नेगेटिव में आने वाला है। ठीक है, हो गया बस, और यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना है। फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें टाई का कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, टाई होने से कैसे होता है, तो देखो 17.1 यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स का डेटा दिया हुआ है। अब हमें जो जिन स्टूडेंटों को ये मार्क्स मिला है उनका रैंक देना पड़ेगा। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला है। ठीक है, तो इको का जो मार्क्स है उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, और जो मेरा स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स है उसको हम y से डिनोट। मुझे निकालना पड़ेगा रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ y। ठीक है, तो इको के जो मार्क्स है वो कुछ इस तरीके से है 80, 56, 50, 48। 80, 56, 50, 48, 50, उसके बाद 62, 60, 62 और 60। और जो स्टैट है वो है 90, 2 बार 75, 2 बार 65। 90, 2 बार 75, 2 बार 65। अच्छा, 50 और 65, 50 और 65। ठीक है, अब देख के पता चल रहा है टाई होगा, क्योंकि अगर कोई भी दो स्टूडेंट को 75 मिला है, कोई भी दो स्टूडेंट को 3 को 65 मिला है, तो फिर टाई तो होगा ही ना पोजीशन वाइज। ठीक है, तो पहले हम लोग रैंक देना स्टार्ट करते, देखते हैं कौन से रैंक पे आके टाई होता है। तो इको में सबसे ज्यादा 80 मार्क्स है और ऐसा किसी को नहीं मिला है, तो जिसको 80 मिला है वो फर्स्ट हुआ है। उसके बाद 7 डिजिट नहीं है, 6 डिजिट का है 62, ये सेकंड हुआ है। जिसको 62 मिला है, जिसको 60 मिला है वो थर्ड हुआ है। अच्छा, उसके बाद 56, तो 56 जिसे मिला है वो फोर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद 50 आता है, लेकिन 50 में टाई हो गया, दो स्टूडेंट को 50 मिला है, तो फोर्थ के बाद रैंक होने वाला था 5 और 6। 5 और 6 पोजीशन में हमारा टाई हो गया है, तो उसको कैसे करना चाहिए, उसको हमें एवरेज करना चाहिए। कैसे करेंगे, 5th पोजीशन प्लस 6th पोजीशन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5.5 हो गया। तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर जिन दोनों को 50 मिला है उनके लिए 5, 6 नहीं लिखे, क्योंकि किसको 5 और किसको 6 लिखे, दोनों का बराबर है, तो 5.5 और इसका भी रैंक 5.5 हो गया। तो जैसे ही मैंने दो रैंक लिखा तो मेरा 4 के बाद 5, 6 दोनों कंप्लीट हुआ, इसको मुझे 7 लिखना पड़ेगा, 48 को मुझे 7 लिखना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर समझने वाला है। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट है, इसमें कोई इश्यूज नहीं था, ये अकेला डिजिट दिख रहा है। ठीक है, ये सेकंड हुआ है, ये थर्ड हुआ है, ये फोर्थ हुआ है। अब 5th और 6th में टाई है, टाई ब्रेक करने के लिए मैंने 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 किया। क्या हर बार डिवाइडेड बाय 2 करना है, नहीं, एवरेज कर रहे हैं। दो डेटा है तो डिवाइडेड बाय 2, 3 होगा तो डिवाइडेड बाय 3। तो बाकी दोनों जो 50 जिनका टाई हुआ है उनका रैंक दोनों का ही 5.5 हो गया। अब क्योंकि मैंने 5.5 दो बार लिखा है, तो फर्स्ट को लिखा, सेकेंड थर्ड लिखा और फोर्थ तक लिखा, 5th 6th कंप्लीट हो गया। एक 5th और एक 6th मानेंगे तो बचा क्या, 7th, तो 7th लिख दिया। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब सेम तरीके से इसको देखते हैं 90 वाला। ठीक है, तो इधर स्टैटिस्टिक्स वाला, तो जिसको 90 मिला है वो तो फर्स्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि 90 का कोई हमारा नहीं है। फिर 90 के बाद 75 आ रहा है, जो कि दो बच्चों को मिला है, तो फिर उनका हमें क्या करना चाहिए, एवरेज। तो सेकेंड प्लस थर्ड, 2 + 3 क्यों किया, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में टाई हुआ है। फर्स्ट के बाद सेकेंड और थर्ड पोजीशन में टाई हुआ है, तो यहाँ पर हो गया
2.5, ठीक है। तो इन दोनों को 2.5 रैंक दे देंगे। जिन दोनों को 75 मिला है दोनों का रैंक 2.5 है। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड तक कवर कर लिया। अब मुझे करना है फोर्थ। फोर्थ में भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीन जगह पे मेरा टाई है, तीन लोगों को 65 मिला। तो 65 तीन बार डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इसका आंसर सॉरी 65 नहीं, रैंक जो है वो हम लोग का मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, हमें तो पोजीशन वाइज लिखना है ना। तो ये देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में टाई है। तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 15/3 यानी 5, यानी सभी का रैंक 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया, फर्स्ट किया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और बचा 7। तो 50 का जो है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो सिंपल तरीका है, जिस पोजीशन में टाई होगा उन पोजीशंस को देखो, मिनिमम 2 तो होगा ही नहीं तो टाई कैसे होगा, उन पोजीशंस का एवरेज निकालना है। तो 5 + 6/2, सेकेंड थर्ड में हुआ तो 2 + 3/2, 4 5 6 पोजीशन में हुआ तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे डी। डी कैसे निकालते हैं, RX - RY करके, और आखिर में जाके निकालना है डी स्क्वायर। तो 1 - 1 0, 4 - 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 1.5, ठीक है। फिर 5.5 - 2.5 मतलब 3, 7 - 5 - 2, ये हो गया 0.5, ठीक है। ये हो गया -5, ये हो गया -2, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 0 का स्क्वायर 0, 1.5 मतलब 2.25 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 - 2 का 4, ये हो जाएगा 0.25, ये हो गया 25 और ये हो गया 4। अब हम लोग को इसका डी का स्क्वायर करके, चलिए देखते हैं कितना। 2.25 + 9 + 4 + 29 + 0.25, तो इसका आंसर आ रहा है 44.5, 44.5, ठीक है। तो टाई करने के बाद डी स्क्वायर भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसका फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस था, मैंने पहले ही लिखवाया तो उसी चेंजेस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं R of R कितना हो जाएगा, 1 - 6 × समेशन डी स्क्वायर + A डिवाइडेड बाई n × n स्क्वायर माइनस। अच्छा, यहाँ लेकिन फॉर्मूला ना ऐसा होगा, उसको लिख लो। तो मैंने ना यहाँ पर शायद ब्रैकेट देना दिया नहीं, ठीक है। ये ऐसे, इसमें ये पूरे में ये ऐड, ठीक है, ये फॉर्मूले में ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे ब्रैकेट यहाँ से आए तब जाके सही होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा वहां ब्रैकेट नहीं दिया, नहीं देने से तो फिर आंसर का मतलब बदल जाएगा ना। तो इस तरीके से मतलब डी स्क्वायर में एडजस्टमेंट कर, तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस जैसे है 6 × एन, हमें पता है एन कितने हैं, 7 स्टूडेंट है, चेक करके देख लो, 7 स्टूडेंट का ही मार्क्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन का वैल्यू मेरा 7, तो 7 × 7 स्क्वायर माइनस, ठीक है। और समेशन डी स्क्वायर जो है वो मेरा आ गया है 44.5, मुझे ए निकालना पड़ेगा। ए हम कैसे निकालें, तो देखो ए निकालने का मतलब है एडजस्टमेंट वैल्यू को निकालना, तो वो हम कैसे निकाले, पीछे निकालें। ए कैसे निकालेंगे, एडजस्टमेंट वैल्यू, ऐसे निकल जाएगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है देखो, फॉर्मूले में लिखा हुआ है t³ - t डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। t³ - t डिवाइडेड बाई 12 करना है समेशन। तो पहले लिखो फिर हम समझाते हैं कैसे। ये मुझे निकालना है, ये निकालने से मुझे a का वैल्यू पता चल जाएगा, a = ऐसे निकलेगा। अच्छा, t क्या क्या है, t का मतलब है टाई, ठीक है। तो टाई कहाँ कहाँ हुआ है, देखो कितने बार टाई हुआ, तो यहाँ पर देखो 2 बार, यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 3 बार। तो ये जो है टी को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या 5 6 लिखना है, नहीं, मुझे नंबर ऑफ टाइज बताना है। तो इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ टाई 2 टाइम्स है, इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ टाई जो है वो 2 टाइम्स है, और जो स्टैटिस्टिक्स है वहां पर नंबर ऑफ टाई एक बार 2 टाइम्स है, मतलब 2 डेटा के बीच में हुआ, एक बार 3 डेटा के बीच में हुआ, मतलब एक बार 2 और एक बार 3। तो टी को कैसे निकालना है, कितने बार टाई हुआ है उसके ऊपर। इस क्वेश्चन में 2 बार टाई हुआ है, तो टी का वैल्यू आ गया 2।
और इस पोर्शन में यहाँ हुआ है मेरा 2 बार टाई और यहाँ हुआ है मेरा 3 बार टाई, मतलब अगेन 2,3। ठीक है, इस तरीके से मुझे टी को आइडेंटिफाई करना है। कितने बार टाई हुआ है, नंबर ऑफ टाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टी का वैल्यू आ गया 2, 2 और 3। मुझे क्या निकालना है, टी क्यूब। तो टी क्यूब हो गया 8, 8, 27। ठीक है, और क्या निकालना है, टी क्यूब माइनस टी निकालना है। तो निकालते हैं, 2 माइनस 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 6, 27 माइनस 3 24, और इसका मुझे करना है समेशन। ठीक है, तो ये हो गया 36। तो यहाँ पर ए निकाल लेते हैं, ये समेशन का वैल्यू 36/12, मतलब 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 3 आ गया। अब इस 3 को उस ए में पुट कर देंगे, पुट करके आंसर निकालेंगे। अब 3 को ए में पुट कर, अब टोटल करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। पूरे कैलकुलेटर में भी हो सकता है, देख लो कैसे होगा। 44.5 प्लस 3, 47.5 डिवाइड इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7, फिर डिवाइडेड बाई 49 माइनस 1 48, फिर डिवाइडेड बाई 48, जितना भी आया -1, मतलब 0.15, 0.15 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तुम लोग भी पूरा कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो जैसे मैंने बताया, अदरवाइज एक एक करके करना पड़ेगा। 0.15 ये मेरा आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लेते सही हुआ है कि नहीं। 0.15 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाई वाला देखो, एक तो फॉर्मूला मुझे अलग से एक्स्ट्रा याद रखना है, दूसरा है कि टी कैसे निकालेंगे वो देखना था। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चंस तो कम ही देगा, क्योंकि ये लगभग 5 मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम लोग का फॉर्मूला है तो हमें सीखना तो पड़ेगा। इसके बाद ये देखो 17.12 है, 17.13 है, ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग एक बार देख सकते हो। इससे कुछ नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा। 17.14, ये नेक्स्ट तीन क्वेश्चन कॉन्करेंट कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, ये हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर से सेट जो है उसमें स्टार्ट करेंगे जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आज इतना ही।